बारबरा और पारस शराब खाने से निकल आए थे। सीढ़ी से उतरते हुए ग्राउंड फ्लोर की तरफ जा रहे थे। वहां पहुंचकर उन्होंने दूर से देखा, बाहर जाने का दरवाज़ा बंद हो चुका था। मुसल्लह फौजी लोगों को बाहर जाने से रोक रहे थे। उनसे दरख्वास्त कर रहे थे कि वो अभी इमारत के अंदर ही रहें। यहाँ एक गैर मुल्की जासूस को तलाश किया जा रहा है। बारबरा ने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। मरीना के पास आई। उसने सांस रोक ली। दूसरी तीसरी बार भी यही हुआ। वो पारस से बोली, कमबख्त सांस रोक रही है। वो तुम्हें दिमाग में आने नहीं देगी। उस काउंटर गर्ल के दिमाग में जाकर मालूम करो इस इमारत का मेन स्विच कहाँ है। हम ये खेल अंधेरे में खेलेंगे। बारबरा ने काउंटर गर्ल के पास जाकर पूछा, ये बैरूनी दरवाज़ा कब तक खुलेगा? वो बोली, सॉरी, ये फ़ौज का मामला है, मैं कुछ नहीं कह सकती। बारबरा उसकी आवाज़ सुनते ही उसके ख्यालात पड़ने लगी। फिर पारस के पास आकर बोली, मेन स्विच तक पहुंचना मुहाल है। वो उसी बैरूनी दरवाजे के पास है और उधर गनमैन खड़े हुए हैं। और तुम यक वक्त तमाम मुसल्लह फ़ौजी जवानों को कंट्रोल नहीं कर सकोगी। ये बताओ मरीना किस फ्लोर पर थी? 5वें फ्लोर पर। आओ, अब तो जो होगा आमने सामने होगा। वो तेज़ी से चलते हुए लिफ्ट में आए। फिर 5वें फ्लोर पर पहुंचे। मरीना की मौजूदा सूरत देखी हुई थी। फिर जर्नल भी हज़ारों में पहचाना जा सकता था। वो दोनों उन दोनों को तलाश करने लगे। 5वें फ्लोर पर हर जगह उन्हें ढूंढ लिया। वो कहीं नज़र नहीं आए। मरीना भी अब पूरी तरह हाजिर दिमागी से काम ले रही थी। उसने इमारत के दरवाज़ों के साथ दिमाग के दरवाजे भी बंद कर लिए थे और 5वीं फ्लोर को भी छोड़ दिया था। अब वो कामयाबी हासिल करने तक नज़रों में आना नहीं चाहती थी। पारस की शामत आ गई थी। बच निकलने का कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। ये चशमदीद वाक़या है कि वो त्यारे में बैठकर गई थी। वही त्यारा गिरकर तबाह हुआ था। उसकी लाश और लिबास के टुकड़े और चीथड़े मिले थे। मौत पर हक है, वो सचमुच मर चुकी थी। अगर सिर्फ इस पहलू से गौर करें तो वो एक पाकिस्तानी लड़की थी, तो बात समझ में आ जाएगी कि वो मरने के बाद भी कैसे बोल रही थी। जी हाँ, इस पाकिस्तानी लड़की का नाम बानो शहनाज था। वही बानो शहनाज जिसके रूप में शीतारा छुपी हुई थी। सर से पांव तक बानो शहनाज बनी हुई थी। उसकी आवाज़ और लहजे में बोलती थी। इस्लामाबाद में उसकी जगह ले रखी थी और उसे यूरोप भेज दिया। वो असल बानो शहनाज पेरिस से फ्रैंकफर्ट जाते हुए त्यारे के हादसे में हलाक हो गई। पाशा ने उसकी लाश के टुकड़े देखे, लेकिन उसके मरने के बावजूद इसलिए उसकी आवाज़ सुन रहा था कि इस्लामाबाद में शीतारा उसकी आवाज़ और लहजे में बोल रही थी। वह हैरान परेशान था कि मरने वाली कैसे बोल रही है। वो कभी कभी हसीनाओं के साथ मस्ती में आकर शराब पीता था। उस रोज़ उसने बानो शहनाज से महरूम होने का गम गलत किया और खूब पीता रहा। वो गैर मामूली दिमागी कुव्वत का हामिल था। ज़्यादा पीने के बावजूद नशा दिमाग पर हावी नहीं होता था। ऐसे में कोई उसके अंदर आकर जलजला पैदा नहीं कर सकता था। लेकिन उस रात शुबा हुआ कि नशा गालिब आ गया, दिमाग कमज़ोर हो गया। तभी मरहुमा की आवाज़ें कानों में आ रही हैं। फिर उसने खुद को आजमाया और यकीन किया कि ना दिमाग कमज़ोर है ना नशा गालिब आया। वो सचमुच बानो शहनाज की आवाज़ें सुन रहा था। उसकी आवाज़ और उसकी बातें साफ साफ कानों में पहुंचकर उसकी ज़िंदगी का यकीन दिला रही थी। वो तेज़ी से चलता हुआ खिड़की के पास आया। उसे खोलकर बाहर खुली फिजा में कान लगाकर सुनने लगा, जबकि वो किसी तय खाने में रहकर भी हज़ारों मील दूर की आवाज़ें सुन लेता था। इसके बावजूद वो अपनी तसल्ली के लिए खिड़की से बाहर खुली फिजा में कान लगाकर तवज्जो दे रहा था। फिर उसने खिड़की बंद कर दी। टेलीफोन के पास आकर एयरपोर्ट के स्पेशल इंक्वायरी ऑफिस से रब्ता किया। फिर कहा, त्यारे के हादसे में हलाक होने वालों की जो लिस्ट आपके पास है उसमें मिस बानो शहनाज का नाम है, लेकिन मुझे यकीन है कि बानो शहनाज जिंदा है। आपको कैसे यकीन है? आप मुझसे सवाल न करें, पहले ये तस्दीक करें कि बानो शहनाज उस त्यारे में सवार हुई थी या नहीं। उसे 1 मिनट होल्ड ऑन के लिए कहा गया। फिर आवाज़ आई, हमारे कागजात तस्दीक कर रहे हैं कि मरहुमा त्यारे में सवार हुई थी। त्यारे के मलबे से मरहुमा के शनाख्ती कागजात और पासपोर्ट के औराक मिले हैं। आप बार बार उसे महरूमा ना कहें, वो जिंदा है। क्या वो आपके पास जिंदा पहुंच गई हैं? आप ताना ना दें, मैं बहुत दूर से उसकी आवाज़ें सुन रहा हूँ। जनाब, अक्सर मरने वालों की आवाज़ें कानों में गूंजती रहती हैं। हमें आपसे हमदर्दी है। दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया। पाशा के लिए मामला बड़ा पेचीदा हो गया था। वो बानो शहनाज की आवाज़ें सुन सकता था, लेकिन उससे पूछ नहीं सकता था कि वो कहाँ है। ये टेलीफोन नहीं था कि दोनों तरफ से सवाल जवाब होता। फिर एक सोफे पर आराम से बैठ गया। फिर सर झुकाकर आंखें बंद कर लीं। बानो शहनाज का तस्वुर किया। अपनी तमाम तवज्जो उसकी आवाज़ और लहजे पर मरकूज़ की। कुछ देर तक गहरी खामोशी रही। फिर उसके कराहने की आवाज़ आई। पाशा ने सोचा, आह, वो तकलीफ़ में मुब्तला है, हादसे में ज़ख्मी हुई है, शायद तबाहशुदा त्यारे से कहीं दूर जिंदा पड़ी है और हम सब ने उसे मुर्दा समझ लिया है। उधर आदिल चंगेज़ी ने एसाबी कमज़ोरी का जो शरबत शीतारा को पिलाया था, इसके नतीजे में वह कमज़ोरी के बायस कराह रही थी। दाई माँ ने कहा, बेटी, आंखें बंद करके सोने की कोशिश करो। डॉक्टर ने कहा है कि सोकर उठने के बाद तुम तवानाई महसूस करोगी। वह कराते हुए बोली, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तवानाई बहाल होगी। मैं शायद इसी तरह मर जाऊंगी। ऐसी बुरी बातें ज़ुबान से ना निकालो, मरेंगे तुम्हारे दुश्मन। और वो आदिल तो दुश्मन ना होते हुए भी अनजाने में दुश्मनों से बढ़कर दुश्मनी कर रहे। वो बोली, माँ जी, आदिल को देखकर वहशत सी होती है। मैं उसका सामना करने के लिए इस्लामाबाद में नहीं रहूँगी।
तबीयत संभलते ही यहाँ से चली जाऊंगी। ज़रूर बेटी, आदिल की हमाकतें हमारे लिए मुसीबत लाने वाली हैं। मैं तुम्हारा सामान पैक रखूंगी। सफ़र के काबिल होते ही यहाँ से चल पड़ो। अब ज़्यादा न बोलो, सो जाओ। खामोशी छा गई। पारस समझ रहा था कि वो आंख बंद कर चुकी है, सोने की कोशिश कर रही है, इसलिए वह बूढ़ी माँ जी भी खामोश हो गई है। वो उठकर खड़ा हो गया। उसकी गुफ्तगू से ये मालूम हो चुका था कि वह इस्लामाबाद में कहीं बीमार पड़ी है। तबीयत संभलते ही वहाँ से किसी दूसरी जगह चली जाएगी। पाशा इसी होटल के कमरे में था जहाँ वो तन्वीमी नींद से बेदार हुआ था। बेदार होने के बाद उसने अपनी अटैची खोलकर देखी तो उसके अंदर फ्रांसीसी डॉलर्स और ब्रिटिश पाउंड्स के अलावा एक तय किया हुआ कागज़ रखा हुआ था। उसने इसे खोलकर पढ़ा। वहाँ लिखा हुआ था, आज़ादी मुबारक हो, तुम किसी के तन्वीमी अमल के ज़रिए असर नहीं हो। जिस मुल्क में जाना चाहो फ़ोन नंबर 404 डायल करो और अपनी ख्वाहिश जाहिर करो। तुम्हें 1 घंटे के अंदर उस मुल्क का वीज़ा मिल जाएगा, दैट्स ऑल। पाशा ने फ़ोन के पास आकर रिसीवर उठाया, फिर नंबर 404 डायल किए। फ़ौरन ही राब्ता हो गया। किसी ने पूछा, फरमाइए जनाब, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। वो बोला, मुझे अपने सामान में से एक पर्ची मिली है जिस पर लिखा हुआ है कि मैं जिस मुल्क में जाना चाहूँ मुझे वहाँ का वीज़ा 1 घंटे के अंदर मिल जाएगा। अच्छा, समझ गया। आप यूसुफ अल बुरहान उर्फ पाशा हैं? जी हाँ, मैं वही नाचीज़ हूँ। मेरा जल्द से जल्द इस्लामाबाद पहुँचना बहुत ज़रूरी है। आपसे दरख्वास्त है यहाँ से पाकिस्तान जाने वाली पहली फ़्लाइट में मुझे रवाना कर दें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेहरबानी की कोई बात नहीं, हम तो बाबा साहब के इदारे के अदना खादिम हैं। ऐसी ही खिदमत के लिए यहाँ बैठे हैं। आप सफ़र की तैयारी करें, अभी हम सूरत हाल से आगाह करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह। उसने रिसीवर रख दिया। सफ़र की तैयारी ज़रूरी नहीं थी, वह तैयार ही बैठा हुआ था। फ़ोन नंबर 404 से सिर्फ फ़्लाइट के कन्फर्म होने का इंतज़ार था। आदिल चंगेज़ी को मालूम हो चुका था कि वो बानो शहनाज नहीं, शीत आ रहा है। और जब ये मालूम हुआ कि वो बानो शहनाज के इश्क से बाज आ गया, वो जानता था कि शीतारा एक दिन पारस की धर्म पत्नी बनने वाली है। शीतारा साबी कमज़ोरी के बायस नींद में या गफलत में भी जो कुछ बुड़बुड़ा रही थी उसका जिक्र हो चुका है। इस बुड़बुड़ाहट को सुनकर आदिल ने सोचा शायद वो भी शीतारा पर अमल करके उसे अपनी मामूला बना सकता है। उस वक्त बेचारी का दिमाग बेहद कमज़ोर था। वो आदिल को पारस समझकर खौफजदा थी और खौफ के मारे इतराफ़ कर रही थी कि वो उसकी मामूला बन चुकी है और आइंदा उसके तमाम अहकामात की तामील करती रहेगी। आदिल खुशी से दीवाना हो गया। कोठी से बाहर आकर लॉन में खुशी के मारे उछलने कूदने और कलाबाजियाँ खाने लगा। उसकी दानिस्त में उसने 2 बड़ी कामयाबियाँ हासिल की थी। एक तो बैठे बैठाए हैप्नोटिज्म का माहिर बन गया था। दूसरी बड़ी कामयाबी ये थी कि उसने एक नाकाबिल शिकस्त टेलीपैथी जानने वाले को अपनी मामूला और ताबेदार बना लिया था। इतनी शानदार फतूहात के बाद उसकी खोपड़ी उलट गई थी। ये सिर्फ उसकी बात नहीं थी बल्कि उसकी जगह कोई भी होता तो खुशी से पागल हो जाता। अब उसे फरहाद भाईजान और भाभी जान का इंतज़ार था। वो सोच रहा था जब भाईजान और भाभी जान को मालूम होगा कि उसने शीतारा जैसी हस्ती को ट्रैप किया है तो फिर फरहाद की पूरी फैमिली उस हैप्नोटिज्म के माहिर को सर आंखों पर बिठाएगी। इस इंतज़ार में वो सुबह तक जागता रहा। मेरे फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि एक अहमक ने शीतारा को बेबस बना रखा है। ना ही कोई भाभी जान उसके दिमाग में जाया करती थी। शीतारा ही भाभी जान बनकर उसे उल्लू बनाती रही थी। सुबह हुई तो वह नागवारी से बुड़बुड़ाने लगा। आखिर नहीं आए, ना भाभी जान आई ना भाई जान आए। दोनों बहुत मगरूर हो गए हैं। मुझे एक मामूली शख्स समझकर नज़रअंदाज कर रहे हैं। जब उन्हें मेरी सलाहियतों और मेरी अहमियत का पता चलेगा तो पछताएंगे कि पहले मेरी कदर क्यों नहीं की। लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं शीतारा को हुक्म दूँ कि वह भाईजान के पास जाकर ख्याल ख्वानी के जरिए जाए और मेरी ताबेदार बनकर उन्हें मेरे पास बुला कर लाए। वो सोचता हुआ कोठी के अंदर आया। शीतारा की ख्वाबगाह का दरवाज़ा बंद था। उसने दस्तक दी। अंदर से दाई माँ ने पूछा, कौन है? मैं हूँ, आदिल चंगेज़ी, दरवाज़ा खोलो। दाई माँ ने आस्तगी से दरवाज़ा खोला, फिर बाहर आकर दरवाजे को बंद करते हुए बोली, वो सो रही है, जब जागेगी और अंदर बुलाएगी तब जाना। वो घड़ी देखकर बोला, ताजुब है, मैंने तनवीमी अमल के जरिए हुक्म दिया था कि उसे 6 बजे बेदार हो जाना चाहिए, लेकिन वो अभी तक सो रही है। दाई माँ ने परेशान होकर पूछा, क्या कह रहे हो? क्या तुमने मेरी बेटी पर तनवीमी अमल किया है? बेशक किया है। अब वो मेरी मामूला और ताबेदार रहेगी। मगर तुम तो एक ड्राइवर हो, तुमने तनवीमी अमल कहाँ से सीख लिया है? ये खुदा की देन है। कल अचानक मुझे इल्म हासिल हुआ और मैंने शीतारा को अपनी मुट्ठी में ले लिया। वह घबरा कर बोली, नहीं, वो शीतारा नहीं, हमारी तुम्हारी मालकन बानो शहनाज है। बकवास मत कर बुढ़िया, मुझ जैसे आमिल कामिल की आंखों पर शीतारा पर्दा नहीं डाल सकती। तू झूठ बोलेगी तो मैं हैप्नोटिज्म के जरिए तुझे भी अपनी खिदमतगार बना लूँगा या तुझे यहाँ से हिंदुस्तान रवाना कर दूंगा। बूढ़ी दाई माँ को यकीन नहीं आ रहा था कि इस अहमक ने तनवीम अमल किया होगा, लेकिन 2 बातें उलझा रही थीं। एक तो उसे शीतारा की असलियत मालूम हो गई थी। दूसरी बात वो ये कह रहा था कि उसने तनवीमी अमल के जरिए शीतारा को सुबह 6 बजे उठने का हुक्म दिया था। दाई माँ को मालूम था कि वो वाकई 6 बजे बेदार हो गई थी, अब भी जाग रही थी। दाई माँ ने बाहर आकर झूठ कहा था कि वो सो रही है। वो परेशान होकर बोली, बेटा आदिल, क्या तुम पिछली रात से जाग रहे हो? इस तरह जागते रहोगे तो सेहत खराब हो जाएगी। मेरे साथ किचन में चलो, नाश्ता करो, फिर सो जाओ।
मैं ऐसा नादान नहीं हूँ कि तुम्हारे हाथ की तैयार की हुई कोई चीज़ खाऊंगा या पीऊँगा। मुझे भूख लग रही है, मैं किचन में जा रहा हूँ, खबरदार मेरे पीछे ना आना। वो तेज़ी से चलता हुआ किचन की तरफ गया। दाई माँ भगवान का शुक्र अदा करती हुई दरवाज़ा खोलकर आई। उसे अंदर से बंद किया, फिर शी तारा के बिस्तर के करीब पहुंची। उसने बड़ी कमज़ोरी से आंखें खोलकर देखा। वो उसके पास बैठकर बड़ी धीमी आवाज़ में बोली, बेटी अगर तू अपने हवास में है तो कुछ बातें करना चाहती हूँ। शी तारा ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। वो बोली, वह अहमक आदिल दावा कर रहा है कि उसने तुझ पर तनवीमी अमल किया है। क्या तू ऐसा कुछ महसूस कर रही है? उसने इनकार में सर हिला दिया। दाई माँ ने कहा, भगवान करे ये झूठ हो, लेकिन वो तुम्हें शी तारा की हैसियत से पहचान गया है। वह घबराकर दाई माँ को देखने लगी। अपने कमज़ोर से थरथराते हुए हाथ को उठाकर बूढ़ी के गिरेबान को पकड़कर यूं झंझोड़ने लगी जैसे कह रही हो, मुझे बचाओ, मुझे जाहिर ना होने दो, मुझे यहाँ से दूर ले जाओ। दाई माँ ने उसके हाथों को पकड़कर चूमा, फिर उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटी घबराओ नहीं, मैं आदिल को किसी के सामने ज़ुबान खोलने नहीं दूंगी। हमें बहुत सोच समझ कर कदम उठाना होगा। इस उल्लू गधे से निमटना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। मैं जो कहती हूँ उस पर अमल करती रहो। वह ज़रा और झुककर शी तारा के कान के करीब होकर बोली, वो तुम्हारे पास आमिल बनकर आए तो यही जाहिर करो कि उसकी मामूला और ताबेदार बन चुकी हो। शी तारा ने हाँ के अंदाज में गर्दन हिलाई। दाई माँ ने कहा, मैं उसके गोबर दिमाग में ये बात बिठाऊंगी कि उसे किसी के सामने तुम्हारा असली नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तुम फरहाद की होने वाली बहू और पारस की इज्जत हो। दुश्मनों ने तुम्हारा नाम अगर सुन लिया तो वो तुम्हें मार डालेंगे। बेटी मुझे यकीन है वह अहमक अपने भाईजान की बहू की सलामती के लिए तुम्हारा जिक्र किसी के सामने नहीं करेगा। शी तारा ने मशकूर ममनून होकर अपनी दाई माँ को देखा। वो से ममता से थपक कर बोली, जब तक मैं जिंदा हूं तुझ पर आंच नहीं आने दूंगी। तू अच्छी खुराक खाती रहेगी और आराम करती रहेगी तो जल्दी उठकर बैठ जाएगी। मैं तेरे लिए फलों का जूस लेकर आती हूँ। उसने कमरे से बाहर आकर आदिल को आवाज़ दी। वह मुंह पहुँचता हुआ किचन से आया। वो बोली, बेटा मैं तुझसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहती हूँ। ये तुम सुबह से मुझे 2 बार बेटा कह चुकी हो। इरादा क्या है? इरादा यह है कि अब मैं तुम्हें पारस और शी तारा के रिश्ते के बारे में बता दूँ। ये मैं जानता हूँ, मगर ये नहीं जानते कि शी तारा दरअसल फरहाद बेटे ही की हदायत पर यहाँ छुप कर आई है। भाईजान ने इसे छुपकर यहाँ आने को क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि तुम्हारे भाईजान और शी तारा के हज़ारों दुश्मन हैं। अगर उन्हें मालूम हो गया कि फरहाद की होने वाली बहू बानो शहनाज के रूप में यहाँ मौजूद है तो वो उसे कत्ल कर देंगे। वो सीना ठोंक कर बोला, मेरे जीते जी कोई शी तारा को कत्ल नहीं कर सकता। कत्ल करने के लिए उन्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। इसका मतलब है तुम्हारी लाश पर से गुजर कर वो कत्ल कर सकती हैं? शायद मैं कुछ गलत कह गया। अकल से काम लोगे तो तुम्हारे भाईजान की बहू और पारस की इज्जत पर आंच नहीं आएगी। यानी अकल से कैसे काम लूँ? सीधी सी बात है, किसी के सामने शी तारा का नाम ना लो और ना ही किसी पहलू से उसका जिक्र करो। बात को राज रखोगे तो बात किसी दुश्मन के कानों तक नहीं पहुंचेगी। वाकई मुझे इस मामले में खामोश रहना चाहिए और शी तारा को भूल से भी शी तारा नहीं कहना चाहिए। हम तन्हाई में भी उसे बानो शहनाज कहते रहेंगे। मैं अपने फरहाद भाईजान की बहू के लिए ऐसा ही करूँगा। वैसे ये बात समझ में नहीं आई कि भाईजान ने होने वाली बहू को इस्लामाबाद क्यों भेजा है। बात यह है कि शी तारा शादी के बाद हिंदुस्तान में रहना चाहती थी और पारस पाकिस्तान में रहना चाहता है। इस पर शी तारा ने कहा, मैं कुछ अरसा इस्लामाबाद में रहकर यहाँ का माहौल और यहाँ के लोगों को देखूंगी। अगर पाकिस्तानियों ने इससे मोहब्बत की तो ये बहू बनकर पाकिस्तान में ही आएगी। आदिल ने सीना तान कर कहा, मैं पाकिस्तान की होने वाली बहू को बेइंतहा मोहब्बत दूंगा और जब तक वो खुद को छुपाए रखेगी तुम उसका जिक्र नहीं करोगे। कभी किसी से जिक्र नहीं करूँगा। अगर मुँह से बात निकलना चाहेगी तो अपनी ज़ुबान काट कर फेंक दूंगा। शाबाश, तुम जोश जज्बे और हौसले में बिल्कुल फरहाद के छोटे भाई हो। अब डॉक्टर के पास जाओ और उसे ले आओ। मैं इसके लिए फलों का जूस ले जा रही हूँ। ज़रा बताओ तो किसके लिए? बानो शहनाज के लिए। दाइयमों से शाबाशी देते हुए किचन की तरफ चली गई। आदिल किसी दूसरे डॉक्टर को ले आया। डॉक्टर ने जूद असर दवाएं और इंजेक्शन दिए। वो शाम तक कुछ बोलने के काबिल हो गई। दाई माँ यही कोशिश करती रही कि आदिल उसके सामने ना जाए। शी तारा भी आंखें बंद किए सोने का बहाना करती रही। इस तरह वो दूसरी सुबह तक दूर ही दूर रहा। दूसरे रोज़ वो उठकर बैठने और अपने हाथों से खाने पीने के काबिल हो गई। फिर भी काफ़ी कमज़ोरी थी। रह रहकर सर चकराने लगता था, तकलीफ से कराहने लगती थी। ऐसे ही वक्त पाशा ने उसकी कराहें और बातें सुनी थी और ये मालूम किया था कि उसकी मरहुमा बानो शहनाज इस्लामाबाद में है। शी तारा को अपने अतराफ खतरात के बढ़ते हुए साए नजर आ रहे थे। कितनी अजीब बात थी कि शी तारा के आसपास और दूर दूर तक कोई दुश्मन नहीं था, कोई मुखालिफ उसे नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था। इसके बावजूद कातिबे तकदीर समझा रहा था कि इंसान को जब जिल्लत उठानी होती है तो वह एक कमज़ोर और अहमक के हाथों जलील होता है। वो घबरा रही थी और ये देखकर सहमी जा रही थी कि वह अहमक उसकी जड़ों तक पहुंच रहा है, बल्कि उसकी छुपी हुई शख्सियत को खोद कर बाहर निकाल चुका है। वह दिन रात दुआएं मांगती रहती थी कि ख्याल ख्वानी करने वालों में से कोई उसके दिमाग में ना पहुंचे, किसी को उसकी कमज़ोरी और मजबूरी की खबर ना हो और दिमागी तवानाई हासिल करने तक आदिल की ज़ुबान बंद रहे। तीसरे दिन वो उठकर खड़ी हो गई। दाई माँ से बोली, अभी गाड़ी में जाओ,
किसी भी एयरलाइन का टिकट किसी भी मुल्क और शहर के लिए हासिल करो। जितनी जल्दी मुमकिन हो यहाँ से निकल चलो। मुसलमान मर्द और इस्लामी मुल्क मुझे रास नहीं आता। बेटी, तुम्हें अपने पैरों पर खड़े होते देखकर मुझे नई जिंदगी मिल रही है। क्या आप ख्याल ख्वानी भी कर सकती हो? अभी नहीं, लेकिन शायद आज रात तक मैं इस काबिल हो जाऊंगी। तुम जल्दी जाओ दाइमा। जा रही हूँ। इससे पहले एक अकल की बात कह दूं कि अपने साथ आदिल को ले चलो। ये क्या कह रही हो? हम यहाँ से जाने वाली बात उससे छुपा नहीं सकेंगे। वो शुबा करेगा तुम यहाँ से भाग रही हो। तुम चाहती हो उसका मुंह बंद रखने के लिए इस मुसीबत को साथ ले जाऊं? इसे अपने पीछे छोड़कर जाओगी तो ये तुम्हारे मुतल्लिक बहुत कुछ बोलता फिरेगा। इसकी बातें किसी भी ख्याल ख्वानी करने वालों के कानों तक पहुंच सकती हैं। वह सुराग लगा सकता है कि तुम इस्लामाबाद से किस मुल्क और किस शहर की तरफ गई हो। वह परेशान होकर बोली, ये कैसी मजबूरी है? मैं ख्याल ख्वानी के बगैर किसी को आलेकार बनाकर आदिल को कत्ल नहीं करा सकती। इसे जिंदा छोड़कर भी नहीं जा सकती। तुम अपने दिल और दिमाग पर बोझ न डालो। यहाँ से रवाना होने तक तुम्हारी दिमागी तवानाई लौट आए तो इसे टेलीपैथी के हथियार से ख़त्म कर देना, वरना हम इसे मुल्क से बाहर इसके फरहाद भाईजान के पास ले जाने के बहाने अपने किराए के आदमियों के हवाले कर देंगे। ठीक है दाइमा, आदिल चंगेज़ी का भी पासपोर्ट ले जाओ। इसने एक बार कहा था कि वो कभी मुल्क से बाहर नहीं गया। बेचारा गरीब ड्राइवर है, बड़ी हसरत से एक पासपोर्ट बना कर रखा हुआ है। उसकी हसरत पूरी हो जाएगी। ये इसकी ज़िंदगी का पहला और आखिरी पासपोर्ट है। इसे दुनिया से ही ले जाएगा। ज़िंदगी के कई दरवाजे होते हैं। मौत से लड़ते वक्त ये दरवाजे खुलते बंद होते रहते हैं। ऐसी लड़ाई में मौत का बंद होने वाला दरवाज़ा खोलकर ज़िंदगी की तरफ आने के मौके मिलते रहते हैं, लेकिन पारस को ऐसा कोई मौका नहीं मिल रहा था। इस इमारत के तमाम दरवाजे बंद हो चुके थे। हर दरवाजे पर मुसल्ला फौजी था। बारबरा इतने फौजियों को टेलीपैथी के जरिए रास्ते से नहीं हटा सकती थी। बचाव का दूसरा रास्ता ये था कि मेन स्विच ऑफ करके तारीकी से फ़ायदा उठाया जाए, लेकिन मेन स्विच के पास भी फौजी मौजूद था। बचाव का तीसरा रास्ता यह था कि मरीना से आमना सामना हो, उसे जख्मी किया जाए ताकि बारबरा उसके दिमाग पर कब्जा जमा कर जनरल के जरिए बाजी पलट दे। लेकिन उससे सामना नहीं हुआ। वह जनरल के साथ एक कमरे में आ गई थी। इस कमरे के बाहर भी मुसल्ला फौजी खड़े हुए थे। जनरल ने हुक्म दिया इस इमारत के तमाम टीवी कैमरे ऑन किए जाएं। मैं उस जासूस को स्क्रीन पर देखकर उसकी निशानदेही करूंगा। मरीना जनरल वास्कोडी के साथ एक सोफे पर बैठ गई। उसके सामने टीवी ऑन हो गया। स्क्रीन पर ग्राउंड फ्लोर का मंजर दिखाई दे रहा था। जनरल ने मरीना की हदायत के मुताबिक इंटेलिजेंस के अफसर को हुक्म दिया, पहले ग्राउंड फ्लोर के लोगों से कहो वो एक एक करके टीवी कैमरे के सामने से गुजरते जाएं और इमारत के बाहर चले जाएं। उसके हुक्म की तामील होने लगी। लोग एक कितार बनाकर टीवी कैमरे के सामने से गुजरने लगे। बारबरा ने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, फिर जनरल के दिमाग में पहुंचकर बोली, मरीना। जनरल ने सांस नहीं रोकी। इसका मतलब है कि तुम मौजूद हो। मरीना ने कहा, मैं अभी दिमाग से निकलूंगी तो जनरल तुम्हारी सोच की लहरों को बर्दाश्त नहीं करेगा, सांस रोक लेगा। मुझ में इतनी अकल है, मैं तुम्हारी सोच की लहरों को अपना कर रहूंगी। तुमने इस बेचारे पर जो तनवीमी अमल किया है उसके मुताबिक ये तुम्हारी सोच की लहरों को नहीं भगाएगा। मरीना ने कहा, अच्छा तो ये बात है जनरल वास्कोडी, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि मेरी सोच की लहरों को भी आइंदा 1 घंटे तक कबूल ना करो, सांस रोक लो। उसने हुक्म की तामील की, सांस रोक ली। वो दोनों उसके दिमाग से निकल गईं। इस बार वो मेरे पास आई, पापा गड़बड़ हो गई है। मरीना ने अपने मामूल जनरल वास्कोडी के जरिए इस इमारत की नाकाबंदी कर दी है। पारस के बच निकलने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। मैं हर मुमकिन तदबीर आजमा चुकी हूँ। बेटी, तुम मेरे पास क्यों आई हो? ये कहने कि आप हमारे तमाम ख्याल ख्वानी करने वालों के साथ आ जाएं। यही तो पूछ रहा हूँ कि हम क्यों आ जाएं? आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आप अपने बेटे को मौत के शिकंजे से नहीं निकालेंगे? मरीना को सबसे ज़्यादा खतरा पारस से रहता है। आज वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। आप अपने बेटे को बचाएं। वो जो तुम्हारे साथ पारस है, अगर वो मक्खन के बाल की तरह इस इमारत से ना निकल आए तो समझ लेना वो मेरा बेटा नहीं है, और अगर है तो हमारी मदद का मोहताज नहीं होगा। पापा, मैं कैसे बताऊं, यहाँ से निकलना नामुमकिन है। मैंने इसीलिए तुम्हें पारस के साथ रखा है। अपना जहन और आंखें खुली रखो, देखो वो क्या करता है। मैंने सांस रोक ली। बारबरा ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर देखा, पारस नहीं था। उसने दूर तक नजरें दौड़ाईं। मर्द और औरतों के सर ही सर नजर आ रहे थे। सबके सब ग्राउंड फ्लोर की तरफ जा रहे थे ताकि वहां गोलियां चलने से पहले ही टीवी कैमरे के सामने से गुजरकर फौजियों की तसल्ली करके बाहर चले जाएं। वो आगे बढ़कर उसे तलाश करने के दौरान भीड़ में धक्के खाने लगी। ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाने वाली सीढ़ियों के करीब पहुंच गई। एक जगह रेलिंग को मजबूती से पकड़कर पारस के दिमाग में आई। वो एक कमरे में था, वहां से कोई चीज़ कपड़े में लपेट कर ले जा रहा था। बारबरा ने पूछा, क्या कर रहे हो? वो बोला, धमाके करने वालों। इससे शराब खाने और कमार खाने में धमाके करने के लिए तुम्हें बम कहाँ से मिलेंगे? तुमने वो धमाके नहीं देखे हैं जो बमों के बगैर होते हैं। मेरे पास एक बम तो क्या, एक कारतूस भी नहीं है। लेकिन यहाँ क़यामत का ज़लज़ला आएगा। ऐसी कोई बात होती ही फ़ौरन बाहर चली जाना, हमारी मुलाकात बाहर होगी। शराब खाने के काउंटर के पास एक कैबिन था। इस कैबिन में बड़ा सा कैसेट रिकॉर्डर था। इस रिकॉर्डर से धीमे सुरों में स्पीकर के जरिए मौसीकी नशर की जाती थी। नीचे से ऊपर तक तमाम फ्लोर में बेशुमार स्पीकर लगे हुए थे। शराब खाना दूसरे फ्लोर की तरह खाली हो चुका था। लोग इमारत से बाहर जाने के लिए ग्राउंड फ्लोर की तरफ चले गए।
एक बारमैन वहां रह गया था। पारस ने काउंटर के पीछे आकर बारमैन के सर पर एक ज़रब लगाई, फिर उसे घसीटकर कैबिन में ले आया। उसे कालीन पर लिटा दिया, उसकी कमीज फाड़कर बम के फलीते बनाए, रैक में से 10 शराब की भरी हुई बोतलें निकालकर उन्हें काउंटर पर एक साथ मिलाकर रखा। फिर उन बोतलों के ढक्कन खोल दिए, हर बोतल के अंदर एक एक फलीता डाल दिया। फिर इन तमाम फलीतों के सिरों को एक जगह मिलाकर बांध दिया। इसे बारमैन की जेब से एक लाइटर मिल गया था। उसकी ये तमाम कार्रवाई महज दहशत फैलाने के लिए थी। ग्राउंड फ्लोर में हज़ारों अफराद जमा हुए थे। अगर ऐसे में धमाका होता तो औरतें और कमज़ोर दिलों के मर्द चीखते चिल्लाते बाहर भागते। पारस इन लम्हात में इंसान के अंदर छुपे हुए खौफ और ज़िंदगी से कायम रहने वाली मोहब्बत से फ़ायदा उठा रहा था। पहले वो कैबिन में आया, रिकॉर्डर का तार अलग करके उसे एक माइक से मुंसलिक किया। बारबरा ने ख्याल खुआनी के वक्त उसे देखा था। वो कोई चीज़ एक कपड़े में लपेट कर कमरे से निकल रहा था। वो चीज़ एक टाइम पीस थी। उसने टाइम पीस को कपड़े से निकालकर माइक के सामने रखा, फिर माइक को ऑन करके बोला, अटेंशन लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अटेंशन। मैं आप सबको खतरात से आगाह करता हूँ। यहाँ कई जगह टाइम बॉम्ब छुपा कर रखे गए हैं जो 10 मिनट के अंदर ब्लास्ट होने वाले हैं। आप कान लगाकर टाइम बॉम्ब की आवाज़ सुन सकती हैं। वो खामोश हुआ, माइक खामोश नहीं हुआ। टाइम पीस की मुसलसल टिक 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 स्पीकर के जरिए इमारत के हर हिस्से में सुनाई दे रही थी। एक हंगामा बरपा हो गया। औरतों मर्दों के चीखने चिल्लाने भागने दौड़ने की आवाज़ें आ रही थीं। मरीना ने जर्नल से कहा, पारस गजब की चाल चल रहा है। ट्रांसमीटर के जरिए अफसरान से कहो वो मेगाफोन के जरिए लोगों को रोकें और समझाएं कि यहाँ बॉम्ब नहीं। उसी वक्त पारस ने लाइटर का नन्हा सा शोला भड़काया। एक फलीते को आग दिखाई, फिर दौड़ता हुआ शराब खाने से बाहर आ गया। उसी लम्हे में एक ज़बरदस्त धमाका हुआ। ब्लास्ट होने वाली बोतलों के टुकड़े और भड़कते हुए शोलों से रैक में रखी हुई बोतलें भी धमाके से फटने लगीं। ज़्यादा से ज़्यादा 100 अदद मुसल्लह फौजी होंगे, लेकिन जान बचाकर भागने वाले हज़ारों में थे। उन्हें रोकना फौजियों के बस की बात नहीं थी। भड़कते हुए शोलों और धमाकों के शोर में लोगों की भीड़ में पारस यूं जा रहा था जैसे बारात का दुल्हा जा रहा हो। पाशा इस्लामाबाद पहुंच गया। वो पेरिस से वहां पहुंचने तक कई बार बानो शहनाज की आवाज़ सुनने की कोशिश करता रहा। उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। वो इसकी वजह समझ रहा था कि बानो शहनाज बीमार और कमज़ोर है, इसलिए बहुत कम बोलती है। 2-4 बार उसकी गुफ्तगू सुनाई दी। इस गुफ्तगू से पता न चला कि पेरिस से फ्रैंकफर्ट जाने वाली बानो शहनाज इस्लामाबाद कैसे पहुंच गई थी। एक बार उसकी गुफ्तगू से पता चला कि वो इस्लामाबाद से जाने वाली है। कहाँ जाएगी ये मालूम ना हो सका। उसने इस्लामाबाद आकर एक होटल में कमरा लिया। कमरे में पहुंचते ही दरवाजे को बंद करके एक सोफे पर बैठ गया। बानो शहनाज की आवाज़ और लहजे पर अपनी तमाम तवज्जो मरकूज करने लगा। फौरी ज़रूरत के वक्त मतलूबा आवाज़ सुनाई ना दे तो वो झुंझला जाता था, लेकिन सब्र से इंतज़ार करना पड़ता था, क्योंकि आदमी 24 घंटे नहीं बोलता। अक्सर लोग सिर्फ ज़रूरत के वक्त मुख्तसर से फ़िक्र अदा करते हैं। फिर बानो शहनाज के मुतल्लिक मालूम था कि बेचारी बीमार है, इसलिए कम ही बोलेगी। फिर अचानक ही उसकी आवाज़ सुनाई दी। वो कह रही थी, चलो जल्दी करो, फ्लाइट का वक्त हो रहा है। सुनो आदिल, ये सामान गाड़ी में ले जाकर रखो। पाशा फ़ौरन ही उठकर खड़ा हो गया। होटल के कमरे से निकलकर निचली मंजिल पर आया। वहाँ रेंटे कार वालों से एक कार हासिल की, फिर ड्राइवर से कहा एयरपोर्ट चलो। वो पिछली सीट पर बैठ गया। कार चल पड़ी। इस दौरान वो आवाज़ें सुनने की कोशिश करता रहा। एक बार आदिल की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ, ज़िंदगी में पहली बार मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। शीतारा ने उसे डांट कर कहा, मैं तुमसे पहले कह चुकी हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, बिल्कुल खामोश रहो, फिर कभी अपनी खुशियों का इजहार कर लेना। वो सब खामोश हो गए। दाई माँ भी नहीं बोल रही थी। वो अपनी मतलूबा आवाज़ के साथ उसी माहौल में दूसरी आवाज़ सुनता तो फिर वो दूसरी आवाज़ भी उसकी कुव्वत समात के दायरे में आ जाती थी। अगरचे इस वक्त शीतारा ज़हनी सुकून के लिए ऐसे ही हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत सुना करती थी। पाशा इधर शीतारा के ज़रिए वो मौसीकी सुन रहा था। वो मौसीकी शनाख्त का बायस बन गई थी। जिस कार से वह मखसूस गीत उभरता, पाशा उस संगीत के ज़रिए बानो शहनाज की कार को पहचान लेता। और यही हुआ। वो एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया में कार से उतर कर एक जगह खड़ा हो गया। वो मौसीकी उसकी कुव्वत समात की गिरफ्त में थी और उसकी आवाज़ करीब आती जा रही थी। फिर वो कार करीब आ गई। पार्किंग एरिया में पहुंचकर रुक गई। आदिल ने कार से उतरकर पिछली सीट का दरवाज़ा खोला। कार के अंदर से बानो शहनाज को तुलू होते देखकर पाशा मारे खुशी का चीख पड़ा, बानो माय स्वीट हार्ट। शीतारा ने घबरा कर उसे देखा कि ये कौन है जो उसे बानो की हैसियत से पहचान रहा है। शीतारा ने सैकड़ों बार पाशा से दिमागी राब्ता रखा था। दोनों में दोस्ती भी हुई थी और दुश्मनी भी, और इतनी कुर्बतों के बावजूद दोनों ने एक दूसरे की सूरतें नहीं देखी थीं। शीतारा तो यूं भी बानो शहनाज के रूप में थी। उस पर अभी एसाबी कमज़ोरी का असर था। वो बड़े हौसले से उठकर यह सफ़र शुरू करने आई थी। ऐसे में पाशा की आवाज़ और लहजे को फ़ौरन ही पहचान न सकी। वह मोहब्बत से दोनों बाजू फैलाए उसकी तरफ आते हुए कह रहा था, बानो, मेरी सच्ची मोहब्बत ने तुम्हें त्यारे के हादसे से बचाया है। खुदा ने तुम्हें मेरे लिए ज़िंदा रखा है। इससे पहले कि वो बिल्कुल करीब आता, वो चीख मारकर फ़ौरन ही कार में घुस गई। दरवाजे को अंदर से लॉक करके बोली, कौन हो तुम, कौन हो तुम? वो कार की खिड़की पर झुककर बोला, क्यों मजाक करती हो? क्या हादसे में तुम्हारी याददाश्त गुम हो गई है?
तुम किस हादसा की बात कर रहे हो? आखिर तुम कौन हो? मैं हूं पाशा, तुम्हारा यूसुफ अल बुरहान उर्फ पाशा। शीतारा का सर चकराने लगा। उसे पाशा की आवाज़ और उसका लहजा याद आ गया। वो कह रहा था, हम परसों रात पेरिस के एयरपोर्ट पर मिले थे। मैंने तुम्हें यह नहीं बताया था कि मैं गैर मामूली कुव्वत समात के जरिए तुम्हारी आवाज़ हज़ारों मील दूर से सुन सकता हूँ, और अब मैं तुम्हारी प्यारी और दिलनशी आवाज़ सुनता हुआ पेरिस से यहाँ आया हूँ। शीतारा आगे न सुन सकी। पास बैठी हुई दाई माँ की गोद में ढलक कर बेहोश हो गई। आह बेचारी, पारस की घरवाली ना बनने के लिए दूर भाग रही थी, लेकिन फिसल फिसल कर मुतलका अफराद की लपेट में आ रही थी। दाई माँ शीतारा के तमाम दोस्तों और दुश्मनों से वाकिफ थी। पाशा को पहचान गई। बुढ़िया घाट घाट का पानी पी चुकी थी। उसने कहा, मिस्टर पाशा, बानो ने तुम्हारा जिक्र किया था। इसके बाद इसकी याददाश्त गुम हो गई। बहरहाल अब इन बातों का वक्त नहीं। इसे फौरन किसी करीबी अस्पताल ले जाना होगा। क्या तुम्हारे पास गाड़ी है? हाँ, उधर खड़ी है। तुम हमारे पीछे आओ, मैं इसे अस्पताल ले जा रही हूँ। पाशा तेजी से होटल वाली कार की तरफ जाने लगा। दाई माँ ने आस्तिकी से कहा, दिल, तुम फरहाद भाई की तरह अक्लमंद हो। तुमने अच्छा किया कि इस शख्स के सामने जुबान नहीं खोली। तुमने अभी सुना है कि वह हज़ारों मील दूर से अपने शिकार की आवाज़ सुन लेता है। हाँ, वो ऐसा कह रहा था। तुम गाड़ी चलाते रहो, किसी करीबी अस्पताल में चलो, और याद रखो, इस लम्हे से तुम गूंगे बनकर रहोगे। पाशा की गैर मौजूदगी में भी नहीं बोलोगे। ये बहुत खतरनाक शख्स है। अगर इसे मालूम हो गया कि ये शीतारा है तो अपनी गैर मामूली कुव्वतों से इसे मार डालेगी। तुम भाईजान की होने वाली बहू की सलामती चाहते हो तो गूंगे बनकर रहो। वो अस्पताल पहुंच गए, जबकि किसी दूसरे मुल्क में पहुंचना था। इसी को कहते हैं मुकद्दर से लड़ते रहो और पिछाड़े खाते रहो। डॉक्टर ने उसका मुआयना किया, फिर कहा, मरीज़ा बेहद कमज़ोर है, शायद किसी दिमागी सदमे से बेहोश हुई है। फिर उसने पाशा और आदिल को देखकर कहा, प्लीज़ आप लोग भीड़ न लगाएं, वेटिंग रूम में इंतज़ार करें। दाई माँ उस कमरे में रही। पाशा और आदिल वहाँ से निकलकर वेटिंग रूम में आकर बैठ गए। पाशा ने कहा, पता नहीं मेरी जान को किसकी नज़र लग गई है। परसों त्यारे के हादसे में मरते मरते बची, पता नहीं त्यारे के मलबे से निकलकर यहाँ कैसे चली आई। क्यों मिस्टर, क्या तुम मुझे कुछ बता सकते हो? आदिल ने उसे देखा मगर गूंगा बना रहा। उसने पूछा, क्या हुआ, तुम बोलते क्यों नहीं? आदिल ने गूंगे इशारों में बताया कि वो बोल नहीं सकता। पाशा ने उसे घूरते हुए पूछा, क्या तुम किसी थिएटर में एक्टिंग करते हो? उसने इनकार में सर हिलाया। वो बोला, मैं अभी कह चुका हूँ कि हज़ारों मील दूर की आवाज़ें सुन लेता हूँ। तुम उधर एयरपोर्ट आते वक्त कह रहे थे, आज मैं बहुत खुश हूँ, पहली बार मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। फिर तुम बानों की डांट सुनकर खामोश हो गए थे। आदिल ने शिकस्त खुर्दा अंदाज में कहा, तुम मेरी बात लफज ब लफज दोहरा रहे हो, वाकई बहुत खतरनाक हो। ये बताओ, तुम अभी गूंगे क्यों बन रहे थे? वो मुस्कुरा कर बोला, मैं तुम्हें आजमा रहा था, ये मालूम करना चाहता था कि तुम मेरी आवाज़ दूर से सुन सकते हो या नहीं। मगर कमाल है, बड़ा खतरनाक इल्म जानते हो। तुम बार बार मुझे खतरनाक क्यों कह रहे हो? क्या मैंने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया है? इससे बड़ा नुकसान और क्या होगा कि मैं तन्हाई में किसी से कोई राज की बात करूंगा तो तुम सुन लोगे। मैं ख्वामखा किसी की बातें नहीं सुनता। ये बताओ, तुम यहाँ कब से ड्राइवर हो? 2 माह 3 दिन से। क्या परसों बानो शहनाज पेरिस में थी? दाई माँ उनके पीछे खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। वो सोफे के पीछे से घूमकर आते हुए बोली, हाँ पेरिस में थी। और ये आदिल जिसे तुम ड्राइवर कह रही हो, दरअसल ड्राइवर नहीं है। दाई माँ की यही कोशिश थी कि आदिल को काबू में रखने के लिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपना बना कर रखे। वो बोली, हमारा आदिल एक ऊंचे खानदान का फ़र्द है जो सारी दुनिया में मशहूर है। पाशा ने पूछा, इस बैनुल अक़वामी शोहरत रखने वाले ख़ानदान का नाम क्या है? ये आदिल और उसके भाई जान का एक ख़ानदानी राज है। ये राज अभी तुम्हें बता नहीं सकता। आदिल अपने फरहाद भाई के हवाले से खुश हो रहा था और फ़ख्र से तन कर बैठ गया। पाशा ने कहा, ठीक है, तुम ना बताओ, मैं बानो शहनाज से पूछ लूँगा। कैसे पूछोगे? उसकी याददाश्त इतनी कमज़ोर हो गई है कि पिछली बहुत सी बातें भूल चुकी है। हाँ, इसीलिए उसने मुझे अपने महबूब पाशा को नहीं पहचाना। वैसे एक बात तो समझ में नहीं आई। कौन सी बात? यही कि वो पेरिस से फ्रैंकफर्ट जाने के लिए तैयारे में सवार हुई थी। त्यारे के हादसे में एक भी मुसाफिर जिंदा न बच सका। फिर बानो वहाँ से इस्लामाबाद कैसे पहुँच गई? इसमें ना समझने वाली बात क्या है? वो त्यारे में सवार नहीं हुई थी इसलिए बच गई। क्या तुमने उसे सवार होते अपनी आंखों से देखा था? नहीं, मैंने पैसेंजर्स लाउंज के दरवाजे पर उसे अलविदा कहा था, लेकिन मुसाफिरों की लिस्ट में उसका नाम था। ये देखो कि मौत की लिस्ट में उसका नाम नहीं था, इसलिए वो यहाँ अस्पताल में है। जब वो होश में आए और उसकी याददाश्त बहाल हो जाए तब वो पेरिस से यहाँ तक पहुँचने का वाक़या सुना सकेगी। दाई माँ ने शीतारा को जन्म नहीं दिया था, लेकिन उसे अपना दूध पिलाया था। पैदाइश के वक्त से उसकी परवरिश की थी और उसकी खिदमत करती आई थी। शायद कोई सगी माँ भी उसकी हिफाजत और सलामती के लिए इतनी जद्दोजहद ना कर पाती जैसी वो कर रही थी। एक तरफ आदिल को काबू में रखे हुए थी, उसे शीतारा का नाम जुबान पर लाने का मौका नहीं दे रही थी, और दूसरी तरफ पाशा को यकीन दिला रही थी कि वो जिसकी आवाज़ पर पेरिस से यहाँ आया वो सचमुच बानो शहनाज है। वैसे वो भी अब परेशानी से सोच रही थी कि कब तक ऐसी चालाकियों से उल्लू बनाती रहेगी और इनसे हकीकत छुपा सकेगी। ऐसे में यही एक बात जहन में आती थी कि हकीकत ज़ाहिर होने से पहले ही किसी तरह भी आदिल और पाशा से निजात हासिल की जाए। आदिल को तो उन्होंने सोचा ही था कि उसे पाकिस्तान से बाहर ले जाकर अपने किराए के गुंडों के हवाले करके उसका काम तमाम करा दिया जाए।
दाई माँ और शीतारा यहाँ इस्लामाबाद में उसे अपने हाथों से हलाक नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो खुद कभी ऐसा काम नहीं करती थी। अगर वो कमज़ोरियों में मुब्तला ना होती तो टेलीपैथी के ज़रिए उसकी ज़ुबान हमेशा के लिए बंद कर देती। कमबख्ती या शामत अमाल इसी को कहते हैं कि जो तदबीर करो वो उल्टी हो जाए। दाई माँ की समझ में नहीं आ रहा था कि अब पाशा से कैसे निजात हासिल करे। फिर पाशा कोई आम आदमी नहीं था, गैर मामूली दिमागी और जिस्मानी कुव्वतों का हामिल था। शीतारा का कमज़ोर दिमाग यही सोचकर चकरा गया कि वो मौजूदा दलदल में खुद को धंसते हुए देख रही थी और फिलहाल इस दलदल से निकलने के आसार नज़र नहीं आ रहे थे। उसने होश में आकर आंखें खोलीं। पहले तो खाली ज़हन रही, फिर ये सोचती रही कि कहाँ है। तब याद आया कि अस्पताल में है और उसे वहाँ पहुँचाने वाला पाशा है। उसे देख कर ही वो अपने हवास खो बैठी थी। अब होश में आकर ही बहुत आराम और सुकून महसूस कर रही थी। नर्स ने आकर उसे दवा पिलाई, एक इंजेक्शन लगाया, फिर कहा, आपके रिश्तेदार दोपहर से परेशान बैठे हुए हैं, मैं अभी जाकर आपके होश में आने की इतला देती हूँ। वो कमज़ोर सी आवाज़ में बोली, प्लीज़ अभी नहीं, अभी मैं तन्हाई और खामोशी चाहती हूँ। बेशक, अभी ये आपके लिए ज़रूरी है और आपको कुछ खाना पीना भी चाहिए। मैं 1 घंटे बाद तुम्हें 5,000 रुपये दूंगी। मेरे लिए ताज़ा फलों का जूस ले आओ और तवानाई से भरपूर ग़िज़ा खिलाओ। बाहर मेरी एक बूढ़ी गवर्नेंस बैठी होगी, उससे चुपके से कहना कि किसी बहाने अकेली यहाँ आ जाए। बाकी 2 रिश्तेदारों से कह देना कि मैं होश में आई थी फिर सो गई हूँ, उन्हें सुबह आकर मुलाकात करनी चाहिए। नर्स जाने लगी। उसने कहा, सुनो, पहले एक छोटा सा कागज़ और कलम ला कर दो। वो चली गई। शीतारा को अचानक याद आया था कि नर्स तन्हाई में दाई माँ के कमरे में जाने के लिए कहेगी तो पाशा अपनी शैतानी समाज से सुन लेगा। वो कागज़ कलम लेकर आई तो उसने लिखा, आदिल और पाशा को कोठी में जाने और सुबह आने के लिए कहो। यह भी कह देना कि तुम मेरी तीमारदारी के लिए यहाँ रहोगी। फिर उसने नर्स से कहा, जैसा मैंने समझाया वैसे ही अमल करो। उनसे कह दो मैं होश में आने के बाद भी सो रही हूँ और ये पर्ची चुपके से मेरी गवर्नेंस को दे दो। वो हदायत पर अमल करने चली गई। शीतारा सोचने समझने की हद तक बड़ी तवानाई महसूस कर रही थी। डॉक्टर तजुर्बाकार था, उसने बड़ी जूद असर दवाएं दी थीं। होश में आने के बाद उसने जहानत से अपने बचाव की जो तदबीर सोची वो ये थी कि अब वो और दाई माँ आवाज़ बदल कर बोलेंगी। पाशा यही समझता रहेगा कि बानो शहनाज सो रही है, इसलिए दाई माँ भी खामोश है। 15 मिनट के बाद दाई माँ आ गई। कमरे में दाखिल होकर उसे जागते हुए देखा तो कुछ कहना चाहती थी कि उसने इशारों की ज़ुबान में खामोश रहने और दरवाज़ा बंद करने को कहा। वो दरवाजे को अंदर से बंद करके करीब आई। शीतारा ने धीमी आवाज़ में कहा, तुम मेरी बदली हुई आवाज़ और लहजा सुन रही हो, ये पाशा नहीं सुन सकेगा, तुम भी आवाज़ बदल कर बोलो। वो मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, मेरी बच्ची को नहूसतों ने घेर लिया है। एक मुसीबत से निजात हासिल करना चाहती हो, दूसरी मुसीबत सर पर आ जाती है। जब से तूने अपना ये जिस्म पारस को दिया है तब से तुझ पर नई नई मुसीबतें आ रही हैं। मेरी अच्छी दाई माँ, दूसरे पहलू से भी सोचो। अगर मैं उस मर्द की छतर छाया में रहती तो ऐसी मुसीबतें कभी ना आती। हाँ, मगर तेरा धर्म नष्ट हो जाता। यूँ देखा जाए तो मैं अपने धर्म पर कायम रहने के लिए ऐसे मुसाइब झेल रही हूँ। भगवान इसका फल देगा। तू जितनी मुसीबतें उठा रही है उतना ही सुख पाएगी। मैंने सोच लिया है, मैं उन दोनों की खाने पीने की चीज़ों में वो दवा मिला दूंगी। दोनों को मरीज बनाकर कोठी में सुलाए रखूंगी। ऐसा कब तक करोगी? पाशा की खोपड़ी में शैतान का दिमाग है। हो सकता है वो दवा से वक्ती तौर पर असर ले, फिर नॉर्मल हो जाए। इसके बाद वो हम पर शुबा करेगा, हमारा दुश्मन बन जाएगा। मैं इन तमाम पहलुओं पर गौर कर चुकी हूँ। अगर तू कल तक इस काबिल हो जाए कि एक जगह से दूसरी जगह जा सके तो मैं अपने मंसूबे पर अमल करूंगी। कामयाबी हुई तो बहुत बड़ा खतरा टल जाएगा और अगर नाकामी हुई तो मैं कोठी से फ़ोन करके तुझे खतरे से आगाह कर दूंगी। तू बानो शहनाज का ये मेकअप उतार कर किसी दूसरे अस्पताल में मुंतकिल हो जाना। आवाज़ तो बदल ही चुकी है, चेहरा भी बदल जाएगा, फिर उसका बाप भी तुझे नहीं पहचान सकेगा। ये अच्छा मंसूबा है। मुझे उम्मीद है मैं कल तक चलने फिरने के काबिल हो जाऊंगी। दरवाजे पर दस्तक हुई। दाई माँ ने उठकर दरवाज़ा खोला। वहाँ पाशा को देखकर घबरा गई। संभल कर बोली, तुम अभी तक यहाँ हो? मैंने कहा था आदिल के साथ कोठी में जाकर आराम करो। हाँ, मैं आदिल के साथ जा रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल इधर खिंचा जा रहा है। मिस्टर पाशा, वो सो रही है। डॉक्टर ने सख्ती से ताकीद किया कि उसे डिस्टर्ब ना किया जाए। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, उसे मुखातिब भी नहीं करूँगा। मैं एक नज़र देखकर चला जाऊँगा। दाई माँ ने दरवाजे की आड़ से देखा। शीतारा आंखें बंद किए खुद को नींद में जाहिर कर रही थी। दाई माँ ने पाशा से कहा, आओ, और उसे देखकर फ़ौरन चले जाओ। वो कमरे के अंदर आया और बड़े जज्बों से ख्वाबीदा हुस्न को देखने लगा। उसने कभी किसी से इश्क नहीं किया था और ना ही उसे बानो शहनाज से इश्क हुआ था। उसका बेपना हुस्न और शबाब उसे पुकार रहा था और कह रहा था, मैं तुम्हारे लिए तैयारे के हादसे से बचकर यहाँ आया हूँ। मैं हुस्न हूँ, तुम्हारे नाम लिखा गया हूँ। मुझे अच्छा होने दो, फिर चबाकर खा लेना। वह सर्द आ भर कर बाहर चला गया। दाई माँ ने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया, फिर लहजा बदल कर नागवारी से बोली, कमबख्त पीछे ही पड़ गया। वह शीतारा के करीब आई, फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने गुस्से से दरवाजे को देखा, फिर कहा, यह ज़रूर आदिल होगा। वो पाँव पटकती हुई गई, फिर एक झटके से दरवाजे को खोला। नर्स एक ट्रे में खाना लेकर आई थी। अंदर आकर बोली, डॉक्टर ने कहा है कि जूस सुबह दिया जाए। वैसे ये खाना भी तवानाई से भरपूर है, सुबह तक उठ बैठोगी।
शीतारा ने दाई माँ से कहा, इसे अभी 5,000 दे दो। दाई माँ ने परस में से 5,000 के नोट निकाल कर दिए। वो आलम खुशी में सलाम करके चली गई। दरवाज़ा फिर अंदर से बंद हो गया। शीतारा ने कहा, मैं पाकिस्तानियों की कमज़ोरी भूल गई थी कि यहाँ रिश्वत का बोलबाला है। जिस शख्स के मुंह पर नोटों की गड्डी मारूंगी वो मुल्क और कौम के खिलाफ हमारा ताबेदार बन जाएगा और हमारे लिए फरार के रास्ते खोल देगा। दाई माँ ने उसे खिला पिलाकर सुला दिया। दूसरी सुबह वो बेदार हुई। डॉक्टर ने मुआयना करने के बाद नुस्खे में तब्दीलियाँ की और मजीद इंजेक्शन और दवाएं दी। उसकी तबीयत संभलती गई, तवानाई बहाल होती गई। दूसरी रात दाई माँ ने कोठी में ही गुजारी। आदिल और पाशा के साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आती रही। फिर उसने मोहब्बत ही मोहब्बत में वो ज़रा रसान दवा उन्हें पिला दी। 1 मिनट के अंदर ही नतीजा जाहिर हो गया। आदिल चकरा कर गिर पड़ा। पाशा उसी तरह खाने की मेज़ पर बैठा रहा। दाई माँ ने कहा, यह आदिल खाते खाते गिर पड़ा है, क्या खाने में कुछ मिला हुआ है? वो एक हाथ से अपने सीने को सहलाते हुए बोला, हाँ मैं भी कुछ ऐसे ही महसूस कर रहा हूँ। बुढ़िया तुम कुछ गड़बड़ कर रही हो। मैं क्या गड़बड़ करूँगी? तूने ही ये तमाम खाने यहाँ मेज़ पर ला कर रखे हैं, यकीनन तूने ही कुछ मिलाया है। बकवास मत करो, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही खा रही हूँ। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। दाई माँ सहम कर अपनी कुर्सी से उठकर पीछे चली गई। वो शैतान जैसा लग रहा था, जिसे आग में जला दो, जहर पिला दो, फिर भी वो जी उठता है। वो गुरा कर बोला, तू मेज़ पर से ऐसा खाना उठाकर खा रही थी जिससे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, और हमारी तरफ जहरीली डिशें बढ़ा रही थी। वो किचन की तरफ जाते हुए बोला, तुझे मालूम होना चाहिए कि मेरा दिल, मेरा दिमाग सब फौलाद का है। ये मामूली दवाएं असर नहीं करेंगी। वो उससे दूर जाकर बोली, मगर तू डगमगा रहा है। हाँ मगर मैं इसका तोड़ जानता हूँ। लेमन स्क्वाश खट्टा होता है। मैं खट्टा मशरूब पी लूँ तो दवा का असर ज़ायल हो जाएगा। वो किचन में आया। उसने फ्रिज को खोलकर लेमन स्क्वाश की बोतल निकाली। उसे खोलकर मुंह से लगाकर एक घूंट हलक से उतारा। वो बहुत ही खट्टा था। दूसरा घूंट हलक से उतारा नहीं जा रहा था। उसने फ्रिज से सादे पानी की बोतल निकाली। 1 गिलास में पानी के साथ मशरूब तैयार किया। फिर उसे घटाघट पीने के बाद खाली गिलास को इस तरह दाई माँ की तरफ फेंका जैसे पत्थर मार रहा हो। वो बच गई। गिलास दीवार से टकराकर चिकनाचूर हो गया। वो पीछे हटने लगी। पाशा आगे बढ़ते हुए बोला, कौन है तू? क्यों इस बेचारे आदिल से और मुझसे दुश्मनी कर रही है? शायद उन्हें बानो शहनाज को भी इसी तरह एसाबी कमजोरियों में मुब्तला किया हुआ है। वो भागकर खुले हुए दरवाजे के पास आ गई। पाशा ने कहा, कहाँ भागेगी? कितनी दूर जाएगी? मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। वो बाहर नहीं गई। उससे दूर ही दूर रहकर कमरे के अंदर फासला रखकर बोली, अगर दुश्मन बनकर लड़ती तो भाग जाती। एक माँ बनकर बेटी की सलामती के लिए लड़ रही हूँ। तू ऐसा पहाड़ है जिसे काट कर गिराना मुमकिन नहीं। इतना तो जानती हो कि मुकाबले में ताकत ही ताकत हो तो जहानत से काम लेना चाहिए। वो आगे बढ़ते बढ़ते लड़खड़ाया, फिर गिरने से पहले संभल गया। वो बोली, तूने ये नहीं सोचा कि फ्रिज में एक ही बोतल मशरूब की थी और एक ही बोतल में सादा पानी था, बाकी फ्रिज खाली था। दिमाग फौलाद का हो तो जहानत में तेज़ी नहीं आ जाती। बेवकूफ़, उन दोनों बोतलों में भी दवा मिली हुई थी। इस बात ने पाशा के कदम उखाड़ दिए। वो धप से कालीन पर गिर पड़ा। बुढ़िया ने कहा, बिस्तर है, बिस्तर पर गिरो। मैं तुम्हारे जैसे हाथी को यहाँ से उठाकर वहाँ नहीं डाल सकूंगी। वो दोनों मुठ्ठियाँ भींच कर बोला, नहीं मैं कमज़ोर नहीं हो सकता। मैं नाकाबिले शिकस्त हूँ। तुम्हारी जैसी बुढ़िया मुझे ज़ेर नहीं कर सकेगी। मैं तुम्हें। वो आगे ना बोल सका। थर थर कांपने लगा। दाई माँ उसे कमज़ोर पड़ते देखकर भी सहमी हुई थी। वो जख्मी दरिंदे की तरह गहरी गहरी सांसें ले रहा था। यूं लग रहा था जैसे अचानक उठेगा और छलांग लगाकर उसे दबोच लेगा। वो एक दीवार से चिपकी खड़ी रही। आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखती रही। कई मिनट गुजर गए। वो इसी तरह कालीन पर पड़ा रहा। उसके गुराने और सांस लेने की आवाज़ें धीमी पड़ते पड़ते गुम हो गई थी। वो साकित हो गया था। एक लाश की तरह पड़ा हुआ था। मर तो नहीं सकता था, शायद बेहोश हो गया था। वो तेज़ी से चलती हुई टेलीफोन के पास आई। रिसीवर उठाकर अस्पताल के नंबर डायल किए। राब्ता होने पर बोली, मैं आपकी एक मरीज़ा बानो शहनाज की गवर्नेंस बोल रही हूँ। प्लीज़ आप कमरा नंबर 9 में बानो शहनाज से मेरी बात करें। उसे होल्ड ऑन करने को कहा गया। थोड़ी देर बाद शीतारा की आवाज़ सुनाई दी, हेलो, मैं बानो बोल रही हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ। खैरियत पूछ रही हूँ, कैसी हो? बहुत तवानाई महसूस कर रही हूँ। अभी अपने कमरे से उठकर डॉक्टर के चैम्बर में फ़ोन अटेंड करने आई हूँ। तुम खैरियत से हो ना? वो दोनों कहाँ हैं? दोनों होशा हवा से बेगाने हो चुके हैं। मैं कामयाब हो चुकी हूँ, मगर पाशा के करीब जाते हुए डर सा लग रहा है। वो नहीं चाहती थी कि नर्स और डॉक्टर उसकी बातें सुने। वो वहाँ मौजूद थे। उसने नेपाली ज़ुबान में पूछा, जब पाशा बेहोश है तो क्यों डर रही हो? बेटी, मुझे उसकी जिस्मानी और दिमागी कुव्वत का अंदाज़ा नहीं। यूँ लगता है करीब जाऊँगी तो वो दबोच लेगा। अगर तुम आ सकती हो तो अस्पताल से छुट्टी लेकर आ जाओ। वो डॉक्टर से बोली, मैं घर जाना चाहती हूँ। मेरी बूढ़ी गवर्नेंस कोठी में तन्हा और बीमार है। डॉक्टर ने कहा, आप जा सकती हैं, लेकिन बहुत कमज़ोर हैं और कम से कम 2 दिन यहाँ रहना चाहिए। मैं यहाँ आती और चेकअप कराती रहूँगी। आप यहाँ का बिल बनवा दें। फिर वो फ़ोन पर बोली, मैं अभी किसी टैक्सी में आ रही हूँ। दाई माँ ने रिसीवर रख दिया। वो अपनी साड़ी में एक रिवॉल्वर छुपाए हुए थी। ये इस डर से कि पाशा अचानक उठकर हमला कर देगा तब उसे गोली मार देगी। गो अब इसकी नौबत ना आती। मगर उसे क्या कहा जाए कि सोया हुआ बीमार शेर भी दहशत ज़दा करता है। शीतारा 1 घंटे बाद आ गई। उसने फर्श पर पड़े हुए आदिल और पाशा को देखा, फिर कहा, दोनों ही बेहोश हैं।
मगर पाशा को देखकर वाकई खौफ सा महसूस होता है कि ये कहीं उठ ना बैठे। दाई माँ ने कहा, तुम इतनी दूर से आई हो और अभी तक खड़ी हुई हो, इसका मतलब है लंबा सफ़र भी कर सकती हो। हाँ, मुझे खुशी है कि मैं बेहद तवानाई महसूस कर रही हूँ। तो फिर ज़रा किसी एयरलाइन का टिकट लो और यहाँ से निकल चलो। ये दोनों 10-12 घंटे से पहले होश में नहीं आएंगे। ऐसा न कहो, पाशा खिलाफ तवक्को किसी वक्त भी उठ बैठेगा। इसीलिए कहती हूँ यहाँ रहने से मुसाइब में इजाफा हो सकता है। जितनी जल्दी मुमकिन हो यहाँ से भाग चलो। बेशक हमें यहाँ से जाना है, लेकिन जाने से पहले पाशा के मुतल्लिक सोचो। ये ज़बरदस्त क़ुव्वत समात व बसारत और हैरत अंगेज़ जिस्मानी और दिमागी क़ुव्वतों का मालिक है, जिसे दुनिया के बड़े ममालिक और ख़तरनाक तंजीमें ज़ेर दस्त लाकर इसकी तमाम गैर मामूली सलाहियतों से फ़ायदा उठाना चाहती हैं। और ये ज़बरदस्त इंसान मेरे सामने बेबस पड़ा हुआ है। ये मैं देख रही हूँ और समझ रही हूँ, लेकिन तुम्हारी टेलीपैथी की सलाहियतें जब तक बहाल नहीं होंगी तब तक तुम पाशा की बेबसी से फ़ायदा नहीं उठा सकोगी। इसके दिमाग में घुसकर इसे अपना गुलाम नहीं बना सकोगी। मैं बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना हूँ। शायद कल सुबह तक ख्याल ख्वानी कर सकूँ। हमें कल तक इंतज़ार करना चाहिए। यहाँ रहकर इंतज़ार करना ख़तरे से खाली नहीं। तुम इस मुल्क से बाहर जाकर भी पाशा के दिमाग के अंदर पहुँच सकोगी। अगर ये होश में आने के बाद सांस रोकने लगे तो मैं दूर जाकर इसे गुलाम नहीं बना सकूँगी। हम यहाँ रहेंगे और थोड़ी थोड़ी सी दवाई से खिलाकर मज़ीद कमज़ोर और मजबूर बनाते रहेंगे। दाई माँ पाशा को घूरते हुए सोचने लगी, वाकई ये बहुत अहम शख्स है। शी तारा इतनी बड़ी दुनिया में तनहा रह गई है। भाई सरना उसका एक मजबूत बाजू था, वो भाई भी नाकारा हो चुका है। पाशा गुलाम बनने के बाद शी तारा का दायां बाजू और बॉडीगार्ड बन जाएगा। शी तारा ने इस्लामाबाद में मजीद एक आध दिन रहने का खतरा मोल ले लिया। वो और दाई माँ बड़ी तवज्जो से आदिल और पाशा की निगरानी करने लगी। रात के 3 बजे जब पाशा होश में आने वाला था, दाई माँ ने उसके हलक में थोड़ी सी दवा और टपका दी। इस तरह वो रात भी गुजर गई। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि दवा हद से ज़्यादा पिलाई गई तो वो दोनों मर जाएंगे। अगर मर जाएंगे तो उनसे निजात मिल जाएगी, जीते रहेंगे तो ताबेदार बन जाएंगे। उनके नसीब में ज़िंदगी थी, वो बड़ी कमज़ोरी से जी रहे थे। तीसरे दिन शाम को उसने ख्याल ख्वानी की कोशिश की और कामयाब हो गई। खुशी से दाई माँ के गले लगकर बोली, मैं ख्याल ख्वानी कर सकती हूँ। मेरी तवानाई और सलाहियतें बहाल हो गई हैं। मैं बहुत खुश हूँ। भाई सरना के जीते जी मैं अकेली हो गई थी, अब अकेली नहीं रहूँगी। दुनिया का सबसे अजीबोगरीब और गैर मामूली सलाहियतें और कुव्वतें रखने वाला यूसुफ अल बुरहान उर्फ पाशा मेरा गुलाम बन जाएगा। मरीना ने बड़े यकीन के साथ जनरल वास्कोडी से कहा था कि पारस लोगों को दहशतज़दा करने के लिए टाइम बॉम्ब का शोशा छोड़ रहा है। फौजी अफसरान को चाहिए कि वो मेगाफोन के जरिए लोगों को दहशतज़दा होकर भागने से मना करें। कौन मना कर सकता था और उन्हें रोक सकता था? वहाँ से भागने वाले हज़ारों की तादाद में थे और रोकने वाले ज़्यादा से ज़्यादा 100 फौजी। तिनकों से भला सैलाब कहाँ रुकता है। फिर पारस ने टाइम बॉम्ब की मौजूदगी साबित करने के लिए ऐसा ज़बरदस्त धमाका किया जिससे किसी एक शख्स को भी नुकसान नहीं पहुंचा। यह अलग बात है कि लोग खौफजदा होकर एक दूसरे को धकेलते, गिराते और कुचलते हुए भागते रहे। बारबरा ने पारस से पूछा, धमाका कैसे करोगे? इस शराब खाने और कमार खाने में तुम्हें बॉम्ब कहाँ से मिलेंगे? और पारस ने कहा था, तुमने वो धमाके नहीं देखे हैं जो बमों के बगैर होते हैं। मेरे पास एक बम तो क्या, एक कारतूस भी नहीं है, लेकिन यहाँ क़यामत का ज़लज़ला आएगा। मैंने भी बारबरा से कहा था, वो जो तुम्हारे साथ तुम्हारे पास है, अगर वो मक्खन के बाल की तरह इस इमारत से ना निकल आए तो समझ लेना वो मेरा बेटा नहीं। और वह सैकड़ों फौजियों के निरके में आकर मक्खन के बाल की तरह निकल आया। मरीना जानती थी कि वह लोगों की भीड़ और भाग दौड़ में पहचाना नहीं जाएगा, किसी रोक टोक के बगैर इमारत से बाहर चला जाएगा। यही सोचकर उसने जनरल से कहा कि वह फौजियों के ज़रिए लोगों को बाहर जाने से रोके। और इसी रोकने वाली ने जब इमारत के अंदर पहला धमाका सुना तो खुद चीखती हुई वहाँ से भाग निकली। बाहर आकर उसने जनरल से कहा, मैं इस मोड़ पर बैंक के सामने इंतज़ार करूँगी, तुम गाड़ी लेकर आओ। वो वहाँ से दौड़ती हुई तकरीबन 300 गज दूर एक चौराहे के पास आई और बैंक के सामने खड़ी होकर उस इमारत को देखने लगी जहाँ ज़लज़ले पैदा हो रहे थे। वो वहाँ ठहरकर अपनी जान को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी, इसलिए जनरल को छोड़कर भागती हुई बैंक के सामने आ गई। ज़बरदस्त धमाकों से पता चल रहा था कि वह फलक बोस इमारत ज़मीन बोस होने वाली है। अच्छी खासी सर्दी थी, लेकिन वह पसीने में भीग रही थी। अपने पर्स में से टिश्यू पेपर निकालकर चेहरे का पसीना खुश्क कर रही थी और सोच रही थी, ये पारस कैसा इंसान है। नहीं, कोई भी इंसान हो वो किसी न किसी वक्त पकड़ में आ ही जाता है। इसे तो मैं किसी अंधे कुएं में फेंकवा कर उस कुएं का मुंह बंद करा के घर आऊँगी तो वो मुझसे पहले घर पहुँचा होगा। और वो पहुँच गया। पीछे से उसकी आवाज़ आई, हेलो मरीना। वो एकदम से चीख मारकर उछल पड़ी। बौखलाहट में चंद कदम दौड़ी, फिर घूम कर देखा वो मुस्कुरा रहा था। वह सहम कर बोली, तुम? हाँ, मैं इमारत के अंदर तुम्हारे हाथ नहीं आया, बाहर आ गया। चलो बुलाओ अपने फौजियों को। वो बात यह है कि मैंने तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, तुम चुप रहे थे और मैं किसी तरह भी तुमसे मिलना चाहती थी। तुम क्यों मिलना चाहती हो? पारस, तुम पहले मर्द हो जिसे मैं आज तक ना भुला सकी और ना कभी भुला सकूंगी। काम की बात करो। काम की बात यह है कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। हम दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा पहुँचेगा।
मैं फ़ायदा हासिल करने के लिए किसी औरत का सहारा नहीं लेता। अपने मतलब की बात करो। बात यह है कि मैंने पहली बार तुमसे बेवफाई की, इसके बावजूद तुम्हारे पापा ने अपने तनवीमी अमल से मुझे आज़ाद कर दिया। दूसरी बार तुमने सोमालिया के जंगल में मुझे शीतारा के शिकंजे से रिहाई दिलाई। तुम चाहते तो मुझे मामूला और ताबेदार बनाकर रखा जा सकता था, लेकिन 3 दिन पहले तुम्हारे पापा ने मुझे फिर तनवीमी अमल से रिहाई दे दी। तुम लोगों के मुझ पर इतने एहसानात हैं कि मैं सारी ज़िंदगी कनीज़ बनकर भी उन एहसानात का बदला नहीं चुका सकूंगी। बदला तो खूब चुका रही हो। वो देखो सामने उस इमारत में अब तक भगदड़ मची हुई है। मुझे गलत ना समझो, मैंने तुम्हें हलाक कराने या गिरफ्तार कराने के लिए ऐसा नहीं किया था। अच्छा, तो ये तुम्हारी मोहब्बत का एक अंदाज़ है। प्लीज़ यकीन करो, मैंने मोहब्बत से तुम्हें घेरने की कोशिश की थी। तुम इस तरीके से रूबरू आते तो मैं दोस्ती की पेशकश करती। तुम कभी अपना मकरू चेहरा नहीं दिखाओगी, जबकि हम अच्छी तरह देख चुके हैं। इस बार फिर मैं तुम्हें एक ख़ास मकसद से छोड़ रहा हूँ और ये आखिरी बार है। ये तुम्हारा एक और एहसान है। मेरी बात तवज्जो से सुनो। बारबरा तुम्हारा लबो लहजा इख्तियार करके जनरल वास्कोडी के दिमाग में आती जाती रहेगी, क्योंकि जनरल सिर्फ तुम्हारी सोच की लहरों को महसूस नहीं करता है। अगर तुम बारबरा को उसके अंदर आने से रोकना चाहोगी तो जानती हो क्या होगा? ये मैं जानती हूँ कि तुम मेरे खिलाफ बहुत कुछ कर सकते हो। कुछ ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ज़ख्मी करूँगा। फिर बारबरा तुम्हारे दिमाग से टेलीपैथी का इल्म मिटाकर तुम्हें एक आम सी औरत बनाकर सड़कों पर ज़लीलो ख्वार होने के लिए छोड़ देगी। मैं तौबा करती हूँ, अब कभी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कदम नहीं उठाऊंगी। बारबरा को जनरल के दिमाग में जाने से नहीं रोकूंगी। क्या तुम वाकई इतनी फर्मा बरदार बन चुकी हो? हाँ, तुम किसी भी मौका पर आजमा सकते हो। मैं तुम्हारी वफादार रहने की कसम खा चुकी हूँ। फिर तो मैं तुम्हारी पिछली गलतियों को मुआफ़ करता हूँ। क्या मेरे साथ कॉफ़ी पीना पसंद करोगी? वो खुश होकर बोली, ओह पारस, मैं अपने तमाम दिन रात तुम्हारे साथ गुजारना पसंद करती हूँ। वो उसके एक बाजू में अपना बाजू डालकर साथ चलने लगी। दिल ही दिल में सोचने लगी, ये पक्का शैतान है, किसी खास मकसद के तहत मुझे लिफ्ट दे रहा है, वरना ये और मेरे साथ कॉफ़ी पीने में वक्त ज़ाया करे, नामुमकिन। वो चलते चलते बोली, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम पहले की तरह गहरे और काबिल एतमाद दोस्त बन जाएं? मैं यही कर रहा हूँ। ये जो मेरे हाथ में हाथ डाले चल रही हो, तो यही नई दोस्ती का आगाज़ है। वो एक रेस्तोरान में आ गई। पारस ने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। इस दौरान वो अपनी पूरी जहानत से सोच रही थी, ये दोस्ती क्यों कर रहे, मेरे साथ वक्त क्यों गुजारे। तब वो चौंक कर बोली, तुम्हारी साथी कहाँ है? वो अनजान बनकर बोला, कौन सी साथी? मैं बारबरा के बारे में पूछ रही हूँ। तुम्हें पता है वो मुकम्मल औरत नहीं है। जानती हूँ, वो ऑपरेशन के बाद मुकम्मल हो चुकी है। बाकी कमी तुमने मुकम्मल कर दी होगी। क्या तुम यकीन करोगी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में वो पहली लड़की देखी है जो गुनाह के तसव्वुर पर भी थूकती है। उसे ना तो मैं कभी हाथ लगा सकता हूँ और ना ही कोई और शाज़ोर उसे मजबूर कर सकता है। ओह गॉड, तुम मुझे बातों में बहला रहे हो, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। कौन सी बात का जवाब चाहती हो? अभी मैंने पूछा था बारबरा कहाँ है। उस होटल में है जहाँ हमने रिहाइश इख्तियार की है। अच्छा, तो मैं ज़रा जनरल से बात कर रही हूँ, 2 मिनट तक गैर हाजिर होंगी। नहीं, ये एटिकेट के खिलाफ है कि मेरे पास रहो और जनरल के पास पहुँचो। जब मैं अपना वक्त तुम्हें दे रहा हूँ तो तुम्हें भी तमाम वक्त मेरे साथ रहना चाहिए। वो एक गहरी सांस लेकर बोली, पारस तुम बहुत गहरे हो, प्लीज़ खुल जाओ कि मुझे यहाँ क्यों लाए हो, ताकि तुम जनरल से दूर रहो। नहीं, वो मेरा मामूल और ताबेदार है। मैं अभी जाकर मालूम करूँगी कि ज़्यादा ना बोलो। वो सर्द लहजे में बोला, तुम इस पब्लिक प्लेस में मेरा क्या बिगाड़ लोगे? यहाँ खड़ा होकर सिर्फ ये ऐलान करूँगा कि मरीना जनरल वास्कोडी की साली रोज़ी का भेस बदल कर जनरल को और पूरी फ़ौज को धोखा दे रही है। इसके बाद सोच लो क्या होगा। जाहिर था इसके बाद वो गिरफ्तार कर ली जाती। पारस ने कहा, हमने तुम्हें बार बार मामूला बनाकर आज़ाद छोड़ दिया। इस मुल्क में जो नया सुपर मास्टर आया है वो तुम्हें हमेशा के लिए कैदी बनाकर रखेगा। क्या तुम्हें इस पब्लिक प्लेस में बेनकाब करूँ? वो परेशान होकर बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। मैं भी तुम्हें बेनकाब कर दूंगी, जैसे उस इमारत में करने वाली थी। इस रेस्तोरां में भी कोशिश करके देख लो, मैं यहाँ से साफ बच निकलूंगा, तुम्हें निकलने नहीं दूंगा। वो उसे बेबसी से देखने और सोचने लगी। पारस ने कहा, इस तरह सोचने के अंदाज में खामोश रहोगी तो मैं समझूंगा ख्याल ख्वानी के जरिए कोई साजिश कर रही हो, लिहाजा खामोश ना रहो, बोलती रहो। मैं क्या बोलूँ, मुझे ज़्यादा बोलने की आदत नहीं। बोलने के लिए कोई बात ना हो तो 1 से 1 लाख तक गिनती पड़ती रहो। क्यों बेतुकी बातें कर रहे हो? मैं चाहता हूँ तुम्हारे मुंह से आवाज़ निकलती रहे और तुम दिमागी तौर पर मेरे पास हाजिर हो। तुम पक्के बदमाश हो, मेरी मजबूरियों से फ़ायदा उठा रहे हो और मुझे परेशान कर रहे हो। थोड़ी देर पहले तुमने भी मेरी मजबूरियों से फ़ायदा उठाया था। जब से तुम्हें टेलीपैथी की कुव्वत हासिल हुई है तब से तुमने कितनी कमीनगी और जलालतें की हैं, इनका कोई हिसाब नहीं है। वह बेबसी से बोली, मैं बहुत ख़राब और गलत औरत हूँ। तुम मुझे मोहब्बत से राह रास्त पर ला सकते हो। प्लीज़ मुझे अपने सामने बिठाकर कोई ऐसी चाल ना चलो जिससे मुझे शदीद नुकसान पहुँचने वाला हो। क्या तुम यकीन करोगी कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा? मैं कभी यकीन नहीं करूँगी, तुम पक्के फ्रॉड हो। मेरी मालूमात का रास्ता बंद कर दिया, मुझे ख्याल ख्वानी करने दो। कॉफ़ी पीने के बाद इजाज़त दूंगा। उसने जल्दी से कॉफ़ी ख़त्म करने के लिए प्याली को होंठों से लगाया। एक घूंट मुंह में लेती एकदम से चीख पड़ी, हाथ से प्याली छूट गई। कॉफ़ी इतनी गर्म थी कि मुंह के अंदर जैसे आग लग गई थी। वह मुंह खोलकर हा हा कर रही थी।
ताकि अंदर ठंडक पहुंच सके। कुछ कॉफ़ी लिबास पर फैल गई थी। पारस ने अपनी जगह से उठकर कहा, वॉशरूम में चलो, इसे धो डालो। तुम बैठो, मैं धोकर आती हूँ। सॉरी, तुम तनहा नहीं रहोगी, वहाँ भी मुझसे बोलती रहोगी या गिनती पढ़ती रहोगी। वो गुस्से से बोली, समझा करो, बाथरूम में मेरा कुछ और भी काम है। तो क्या हुआ, हम काफ़ी अर्सा तक एक हमाम में रह चुके हैं, लेकिन अब हमारा ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। कोई बात नहीं, मैं बाथरूम के बाहर खड़ा रहूँगा, तुम बुलंद आवाज़ से गिनती पढ़ती रहोगी। एक साथ के लिए भी रुकोगी तो तुम्हारी टेलीपैथी को सिफर कर दूंगा। क्यों मज़ाक खेज बातें करते हो? मैं बाथरूम में गिनती पढ़ती हुई कैसी लगूंगी? लोग क्या सोचेंगे? लोगों का ख्याल करोगी तो मैं अंदर आकर तुम्हें बोलने पर मजबूर करता रहूँगा। वह झुंझलाती हुई उसके साथ वॉशरूम में आई, फिर लिबास पर से कॉफ़ी के धब्बों को धोते हुए पूछा, तुम कब तक मेरा पीछा छोड़ोगे? अभी मैं यकीन से नहीं कह सकता। अभी तुमने कहा था कॉफ़ी पीने के बाद मुझे ख्याल खुआने की इजाज़त दोगे। ज़रूर इजाज़त दूंगा, लेकिन तुमने गर्म कॉफ़ी का घोंट लेने की हमाकत क्यों की? उसने जवाब नहीं दिया। गुस्से से पांव पटकती हुई बाथरूम से बाहर आई। पारस ने वेटर से कहा, ये प्यालियाँ उठाकर ले जाओ, दूसरी कॉफ़ी लाओ। वो बोली, इसे रहने दो, मैं ठंडी कॉफ़ी पीऊँगी। पारस ने कहा, ठीक है, मेरे लिए गर्म ले आओ। वेटर चला गया। वो दोनों मेज़ के अतराफ बैठ गए। मरीना ने केतली से प्याली में कॉफ़ी उंडे ली, उसमें दूध मिलाया। वह अब भी कुछ गर्म थी। वो फूंक फूंक कर जल्दी जल्दी पीने लगी। वेटर गर्म कॉफ़ी की दूसरी ट्रे ले आया। पारस अपनी प्याली में कॉफ़ी तैयार करने लगा। वो खाली प्याली मेज़ पर रखकर बोली, अब मैं ख्याल ख्वानी करूँगी? हरगिज़ नहीं। पारस, क्या तुम फरहाद अली तैमूर के बेटे अपनी ज़ुबान से फिर रहे हो? मैं अपनी ज़ुबान पर कायम हूँ, तुमने मेरी ज़ुबान पर गौर नहीं किया। मैंने कहा था कॉफ़ी पीने के बाद इजाज़त दूंगा, और अभी मैंने कॉफ़ी नहीं पी। उसने होंठों को सख्ती से भींच लिया, दांत पीसने लगी। प्याली से गर्म कॉफ़ी का धुआं उठ रहा था। पारस ने अभी तक एक चुस्की भी नहीं ली थी। आसार बता रहे थे कि वो प्याली खाली होते होते आधी रात गुजर जाएगी। उसने पारस को इमारत के अंदर धमाके करने का मौका देकर मुसीबत मोल ली थी। इधर से वो उसे उलझा रहा था, उधर बारबरा औरतों मर्दों की भीड़ में दौड़ती हुई इमारत से बाहर आकर जनरल की कार में बैठ गई थी। जनरल ने पूछा, तुम कौन हो? मरीना हूँ। फ़ौरन यहाँ से गाड़ी ले चलो, धमाकों के नतीजे में ये इमारत गिरने वाली है। वो गाड़ी आगे बढ़ाते हुए बोला, तुम्हें अपने पास देखकर खुशी हो रही है? मेरी हैरानी दूर करो, क्या वाकई तुम मरीना और मेरे पास बैठी हुई हो? उसने मरीना का लबो लहजा इख्तियार किया, फिर उसके दिमाग में आकर बोली, मैं मरीना हूँ, तुम्हारे पहलू में बैठी हूँ। तुम जानते हो कि मेरे सिवा कोई तुम्हारे दिमाग में ना आ सकता है, ना आ सकेगा। हाँ, अब मुझे यकीन हो गया। मेरी साली बैंक के सामने इंतज़ार कर रही है, हम उसे साथ लेते चलेंगे। मैं ख्याल ख्वानी के ज़रिए उसे तुम्हारे सरकारी बंगले में भेज दूंगी, उसकी फ़िक्र न करो। ठीक है, मगर वो मेरे मुतल्लिक क्या सोचेगी? मैं तुम्हारे चोर ख्यालात पढ़ चुकी हूँ। तुम अपनी साली पर मर मिटे हो, और ये बात खिलाफ तहजीब है। हाँ, है तो सही। मैंने उसे दूर रहने की कोशिश की थी, लेकिन वो मेरे साथ वाशिंगटन से यहाँ चली आई। जब यहाँ दिन रात साथ रहेगी तो मेरे जज्बात किस तरह भड़केंगे ये तुम समझ सकती हो। मेरे जज्बात कभी नहीं भड़कते, मैं कैसे समझूंगी? तुम्हें कभी तो कोई मर्द पसंद आया होगा, कभी तो जज्बात ने परेशान किया होगा। मैं अकल से सोचती हूँ कि मेरा मर्द कोई फौजी अफसर हो, जिसके साथ रहकर मैं पूरे मुल्क पर हुकूमत कर सकूँ। क्या सच कह रही हो? क्या तुम्हें फौजी अफसर पसंद आते हैं? हाँ, इसीलिए मैंने तुमसे दोस्ती की है, मगर तुम अकल के दुश्मन हो। क्या मैं चाहती तो जे पर गोला का साथ नहीं दे सकती थी? सुपर मास्टर की जगह तुम्हें कत्ल नहीं करा सकती थी? हाँ, तुम ऐसा कर सकती थी। भाई गॉड, ये सुनकर खुशी से मेरे हाथ पांव फूल रहे हैं कि तुम मुझे पसंद करती हो। मैं अपनी साली पर लानत भेजता हूँ। उसने एक कॉटेज के सामने आकर गाड़ी रोक दी, फिर चौंक कर बोला, अरे मैं यहाँ क्यों आ गया? मैं तुम्हारे पास हूँ और तुम्हारी खोपड़ी में भी हूँ। तुम मेरी मर्जी से यहाँ आए हो। कार को लॉक करो और कॉटेज में चलो। उसने कार को लॉक किया, दोनों कॉटेज के अंदर आए। वहाँ बारबरा ने वक्त ज़ाया नहीं किया, उसके दिमाग पर कब्जा जमाकर बिस्तर पर लिटा दिया। उसने आंखें बंद कर ली, टेलीपैथी की लोरी सुनकर सो गया। फिर वो बोली, मैं मरीना बोल रही हूँ, तुम मेरे मामूल और ताबेदार हो। नींद की हालत में उसकी सोच की लहरों ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारा मामूल और ताबेदार हूँ। मैं हुक्म देती हूँ कि तुम मेरी मौजूदा आवाज़ और लहजे के पाबंद नहीं रहोगे। मैं तुम्हें नई आवाज़ और नया लहजा सुना रही हूँ। तुम इस नए लहजे को उस वक्त तक महसूस नहीं करोगे जब तक मैं तुम्हें मुखातिब नहीं करूँगी। उसने वास्कोडी को नया आवाज़ और नया लहजा सुनाया, फिर कहा, क्या तुम नई सोच की लहरों को सुन रहे हो? वो बोला, हाँ, मैं सुन रहा हूँ। क्या तुम मेरे साबका लहजे को महसूस करते ही सांस रोक लोगे? हाँ, मैं साबका लहजे को बर्दाश्त नहीं करूँगा। बारबरा ने मरीना का लहजा अपनाया तो उसने सांस रोक ली। वो उसके दिमाग से निकल आई, फिर नया लहजा इख्तियार करके उसके पास गई तो उसने सांस नहीं रोकी, उसे कबूल कर लिया। अब इस तरीक़ेकार का नतीजा ये निकलने वाला था कि मरीना जनरल के दिमाग में नहीं जा सकती थी और ना ही ये मालूम कर सकती थी कि बारबरा कौन सा लहजा अपनाकर उसके अंदर जाने लगी है। वो नए लहजे को अपनाकर बड़ी देर तक जनरल के अंदर खामोश रही और उसके तमाम ख्यालात पढ़ती रही। इस तरह यह मालूम हुआ कि जनरल ने कल सुबह 10 बजे नेवी के आला अफसरान से मुलाकात का वक्त मुकर्रर किया है। बरी और फ़िज़ाई अफवाज के अफसरान भी आएंगे और उन सब की मौजूदगी में ट्रांसफार्मर मशीन का एक ब्लूप्रिंट जनरल वास्कोडी के हवाले किया जाएगा। बरी फौज के मुसल्लह जवान अपनी गाड़ी में होंगे और अपनी हिफाजत के साथ उसे एयरपोर्ट के एक मखसूस हिस्से में पहुंचाएंगे जहां उसके लिए एक त्यारा मखसूस होगा।
जनरल से ये कह दिया गया था कि ये बहुत ही अहम सरकारी और फौजी मामला है, इसलिए कल सुबह से उसकी साली रोजी या कोई भी गैर मुतल्लिक फर्द उसके साथ रहेगा ना त्यारे में सफ़र करेगा। वाशिंगटन पहुंचकर वो कौमी बैंक के आहनी सेफ में उस नक्शे को रखेगा। बर्री, बहरी और फ़ज़ाई अफवाज के तीनों आला अफसरान वहाँ चशमदीद गवाह रहेंगे कि इस नक्शे को बाहिफाजत सेफ में पहुंचा दिया गया है। फिर उस सेफ के 3 मुख्तलिफ नंबर होंगे। तीनों अफवाज के एक एक अफसर को एक एक नंबर मालूम होगा, यानी तीनों एक दूसरे के नंबर से वाकिफ़ नहीं होंगे। जब तक वो तीनों यकजा नहीं होंगे तब तक वो सेफ नहीं खुलेगा। फिर यह भी मालूम हुआ कि कल सुबह जनरल अपनी वर्दी में होगा। उसके हॉलिस्टर में एक रिवॉल्वर रहेगा। वो अपने साथ कोई सामान तो क्या एक दिन का भी नहीं ले जाएगा। अगरचे वो फौज का जनरल है, इसके बावजूद त्यारे में सवार होने से पहले उसकी तलाशी ली जाएगी। वो बोली, वास्कोडी इंतज़ार करो, मैं अभी बातें करूंगी। वो वास्कोडी को छोड़कर पारस के पास आई। वो रेस्तोरां में मरीना के साथ बैठा हुआ था। कॉफ़ी की प्याली को फूंक मारते हुए कह रहा था, मालूम होता है ये कॉफ़ी जहन्नुम की आग में पकाई गई है, ठंडी ही नहीं हो रही। मरीना कह रही थी, फॉर गॉड सेक जल्दी पियो और मुझे ख्याल खाने की इजाज़त दो। बारबरा ने पूछा, ये क्या बदमाशी हो रही है? तुम्हारे इंतज़ार में इसे टालने के लिए फूंके मार रहा हूँ, तुम बताओ क्या हो रहा है। उसने मुख्तसर सी रुदात सुनाई और ये बताया कि नक्शा हेडक्वार्टर से वाशिंगटन ले जाते वक्त कितना सख्त पहरा रहेगा। जनरल के साथ कोई भी सामान नहीं होगा, वो सिर्फ वर्दी में रहेगा और उसकी भी तलाशी ली जाएगी। पारस ने उसे मशवरा दिया कि ऐसे वक्त उसे क्या करना चाहिए। वो जनरल के दिमाग में वापस आ गई। फिर बोली, मेरी आवाज़ सुन रहे हो? हाँ सुन रहा हूँ, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। 2 बातें और रह गई हैं, उन्हें अपने जहन में नक्श कर लो। तुम आधे घंटे बाद तन्वीमी नींद से बेदार होगे तो सरहाने के रिवॉल्वर नजर आएगा। तुम उस रिवॉल्वर को अपने लिबास में छुपा लोगे, मैं इस रिवॉल्वर को अपने लिबास में छुपा लूँगा। यहाँ से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठोगे और अपने सरकारी बंगले में जाओगे। वहाँ अपने हॉलिस्टर से रिवॉल्वर निकाल कर कहीं छुपा दोगे और जो रिवॉल्वर लिबास में छुपा कर ले जा रहे हो उसे हॉलिस्टर में रखोगे। उसने अहकामात की तामील का वादा किया। बारबरा ने कहा, अब गहरी नींद सो जाओ, आधे घंटे बाद बेदार हो जाना। वो उसके दिमाग से निकल आई। दूसरे बेडरूम में आकर बोली, पारस काम हो गया, बेचारी को छोड़ दो। पारस ने कॉफ़ी की प्याली को घूरते हुए कहा, लाहौल विला कुव्वत, मैं तो भूल ही गया था कि सामने जहन्नुम की आग दहक रही हो तो कॉफ़ी कभी ठंडी नहीं होगी। मरीना ने पूछा, क्या बकवास कर रहे हो, क्या यहाँ आग जल रही है? बेशक तुम सरापा आग हो, जहन्नुम की आग। तुमने इतने गुनाह किए हैं कि जहन्नुम अपनी जगह से सरक कर तुम्हारे अंदर चला है। ऐसे में कॉफ़ी कैसे ठंडी होगी? ये ठंडी हो चुकी है, तुम बहाने कर रहे हो। बारबरा के जरिए कोई खेल खेलने के लिए मेरे सर पर मुसल्लत हो गए हो। वो खेल ख़त्म हो चुका है। कौन सा खेल? वही जिसका जिक्र तुम कर रही हो। क्यों मेरा दिमाग खा रहे हो? यही तो पूछ रहे हो कि मुझे यहाँ क्यों पकड़ रखा है। तुम काफ़ी परेशान नजर आ रही हो। मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता, जाओ, ख्याल ख्वानी की इजाज़त है। उसने फ़ौरन ही ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। जनरल के ख्वाबीदा दिमाग में पहुंची। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा, फिर सांस रोक ली। मरीना वापस आई, फिर उसके अंदर पहुंचते ही बोली, सांस ना रोको, मैं। उसने फिर वही किया। वो फिर दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। पारस को घूर कर बोली, वो सांस रोक रहा है? किसकी बात कर रही हो? क्या उसका दम रुक रहा है? क्या तुम्हारा कोई अजीज़ फौत हो रहा है? अनजाना बनो। इधर तुमने मुझे घेर कर रखा, उधर बारबरा ने जनरल का दिमाग उलट दिया। मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ। अब क्या होगा? मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। इतनी अकल है कि बारबरा ने जनरल को अपना मामूल और ताबेदार बनाया। मुझे बारबरा की आवाज़ और लहजा अच्छी तरह याद है। ये कहकर उसने बारबरा के लहजे को अपनाया, ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। जनरल के दिमाग पर दस्तक दी, फिर वापस आ गई। जनरल ने बारबरा के लहजे को भी कबूल नहीं किया। वो परेशान होकर पारस को देखने लगी। वो बोला, तुमने मेरे चारों तरफ मुसल्लह फ़ौजियों को मेरी मौत बना दिया था, क्या तुम उसकी सज़ा नहीं पाओगी? नक्शा हासिल करने के लिए जनरल सबसे बड़ा ज़रिया था। मैंने वो मोहरा तुम्हारे हाथ से छीन लिया। यह कहकर वो उठ गया, फिर बोला, मेरे पीछे ना आना, वरना आइंदा किसी आशिक का पीछा करने के काबिल नहीं रहोगी। वो पलट कर जाने लगा। वो उसे देखने लगी, पछताने लगी कि ये वो हथियार है जो कभी कुंद नहीं होता। मैंने इस हथियार को हाथ से छोड़कर ज़िंदगी की सबसे बड़ी हमाकत की है। हाय, किस मुँह से कहूँ कि यह कभी मेरा था। जनरल वास्कोडी की तन्वीमी नींद पूरी नहीं हुई थी। मरीना ने 2-4 बार उसके अंदर आने की नाकाम कोशिशें की थीं, जिसकी वजह से नींद अधूरी रह गई थी। ऐसे में मामूल के दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। बारबरा ने उसे ज़हनी इंतशार से महफूज रखने के लिए फिर आधे घंटे के लिए सुला दिया। उसने कॉटेज को अंदर से लॉक किया, फिर दूसरे बेडरूम को भी लॉक करके गुसल करने लगी। थोड़ी देर बाद कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी। इस कॉटेज में सिर्फ पारस ही आ सकता था। उसने तस्दीक के लिए ख्याल ख्वानी की, पता चला वही दरवाजे पर है। उसने पूछा, क्या कर रही हो? दरवाज़ा खोलो। बाहर खड़े रहो, मैं गुसल कर रही हूँ। क्या बदन पर साबुन लगा हुआ है? हाँ, सब्र करो, साबुन के झाग में छुप कर चली आओ। वैसे भी यार तुम तो मर्द हो, शर्माते क्यों? बकवास मत करो, खामोश खड़े रहो। वह दिमागी तौर पर हाजिर होकर साबुन के झाग को बदन पर मलने लगी। पारस की छेड़छाड़ याद करके मुस्कुराने लगी। फिर कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी। वह दिमाग में आकर बोली, ए लफंगे, क्या ज़रा देर इंतज़ार नहीं कर सकते? कुछ बोल बच्चन दोगी, कुछ उम्मीद की किरण दिखाओगी तो इस दरवाजे पर खड़े खड़े ज़िंदगी गुजार दूंगा। इंतज़ार करने वाले आशिकों का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा।
देखो आदमी बन जाओ, वो तन्वीमी नींद सो रहा है, कॉल बेल की आवाज़ पर जाग जाएगा। जागता है तो जागने दो। तुम जानती हो मैं कितना ज़िद्दी हूँ। अगर तुम चाहती हो कि बेल की आवाज़ ना हो तो एक बार मोहब्बत से कह दो आई लव यू। जब मैं लड़की नहीं हूँ तो कैसे कहूँ? लड़का हो तो दरवाज़ा खोलो। चित भी मेरी पट भी मेरी, तुमसे तो जीतना मुश्किल है। मेरी जान एक बार हार कर तो देखो कितना मजा आता है। मेरा दावा है एक बार आई लव यू कहने के बाद तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। वह सुन रही थी, मुस्कुरा रही थी, रफ्ता रफ्ता तस्लीम करती आ रही थी कि उसमें कुछ नुस्वानियत है। उसके इनकार के बावजूद ये नुस्वानियत पारस से मुतासिर हो रही है। वो गुस्ल करने के बाद फ़ौरन ही लिबास तब्दील करके बैरूनी दरवाजे पर आई। उसे खोलकर आहिस्तगी से बोली, उसके बेदार होने का वक्त हो गया है, दूसरे कमरे में चलो। वो दोनों दबे कदमों दूसरे बेडरूम में आई। बारबरा ने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। पारस ने करीब होकर कहा, लड़की दरवाज़ा अंदर से बंद करे तो कुछ होने लगता है। वो उसे दोनों हाथों से धक्का देकर बोली, मुझसे दूर रहो, मेरा उसके दिमाग में रहना ज़रूरी है। वह एक सोफे पर आकर बैठ गई। उसके दिमाग में पहुंचकर देखा वह बेदार हो रहा था, आंखें खोल रहा था। फिर वो थोड़ी देर तक खामोश रहा, सोचता रहा कि कहाँ लेटा हुआ है। बारबरा ने उसकी सोच में कहा, इमारत में बॉम्ब के धमाके हुए थे, उससे मेरे हिसाब मुतासिर हो गए। मैं इमारत से दूर इस कॉटेज में आकर लेट गया। वो कायल होकर उठ बैठा। उसकी नज़र सरहाने रखे हुए रिवॉल्वर पर गई। उसने बेख्तियार रिवॉल्वर को उठाकर अपने लिबास में छुपा लिया। फिर वो टेलीफोन के पास आया। इसका रिसीवर उठाकर मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक आला अफसर से रब्ता किया। उसे अपना नाम और ओहदा बताकर बोला, मैं बहुत ही सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम चाहता हूँ। सर आप कहाँ हैं? आपको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी। इमारत में गड़बड़ होने के बाद मैं एक जगह छुप गया हूँ। यहाँ से निकलकर सीधा अपने सरकारी बंगले में आऊँगा। वहाँ मेरे पहुँचने से पहले आप बंगले को अंदर से अच्छी तरह चेक करें। वहाँ किसी मुलाजिम को भी नहीं रहना चाहिए। आपके हुक्म की अभी तामील हो रही है। हम वहाँ किसी कुत्ते को भी नहीं रहने देंगे। वहाँ मेरी साली रोज़ी है, उसे भी बंगले से जाने को कहो। अगर वो वाशिंगटन वापस जाना चाहे तो उसकी वापसी के इंतजाम कर दो। यस सर, हम मिस रोज़ी की रिहाइश का दूसरा इंतज़ाम कर देंगे या उसे वाशिंगटन भेज देंगे। ये बताओ मुझे कितनी देर बाद अपने बंगले में पहुंचना चाहिए? आप आधे घंटे बाद आ जाएं। जनरल ने रिसीवर रख दिया। उस कमरे पर इधर उधर नज़र डाली, फिर बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद कार स्टार्ट होकर दूर जाने की आवाज़ आई। वो दोनों उस कमरे से बाहर आए। बारबरा ने कहा, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। और तुम क्या करोगी? मैं इसकी खोपड़ी में रहूंगी। जो रिवॉल्वर वो छुपा कर ले गए उसे इसके हॉलिस्टर में रखवाऊंगी। क्या तुमने तनवीमी अमल के वक्त इसके दिमाग में ये बात नक्श नहीं की थी? इसके बावजूद मुझे इसके पास रहना चाहिए। अचानक हालात बदल सकती हैं। दुरुस्त कहती हो, लेकिन दूसरे पहलू पर भी नज़र रखो। तुम मुसलसल उसके दिमाग में रहोगी तो मरीना को उसके अंदर पहुंचने का मौका मिल जाएगा। फिर वो वाकई कोई गड़बड़ कर सकती है। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम उसे कहाँ छोड़ कर आए हो? क्या ये बेहतर ना होता कि उसे कल शाम तक के लिए मफलूज कर देते, फिर उसकी तरफ से कोई अंदेशा न रहता? अंदेशा रहना चाहिए। हर दुश्मन की तरफ से अंदेशे रहें तो हमारे हौसले भी जवान रहते हैं और हम हमा वक्त चौकस रहते हैं। मैं बाबा साहब के दायरे में रहकर अपनी सलाहियतों में इजाफा करना और बहुत कुछ सीखना चाहती थी। पापा ने दुरुस्त कहा था कि मैं तुम्हारे साथ अमली मैदान में रहूंगी तो फिर किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गोया तुम मेरे साथ रहकर कुछ सीख रही हो। हाँ, मैं तस्लीम करती हूँ तुम्हारी जहानत और हाजिर दिमागी से मेरा जहन रोशन हो रहा है। तुम जनरल का रिवॉल्वर तब्दील करके जो चाल चल रहे हो, इस चाल को दुनिया का बड़े से बड़ा शातिर समझ नहीं पाएगा। हो सकता है तुम मुझसे कुछ सीख रही हो, लेकिन ऐसी चालाकियाँ सीखने के मामले में तुम में एक कमी है। मुझ में भला क्या कमी है? यही कि तुम दिन को दिन और रात को रात नहीं कहती हो, हमेशा रात को दिन कहती हो। क्यों बकवास करते हो? मैंने कब ऐसा कहा है? क्या तुम लड़की को लड़का नहीं कहती हो? वो घूर कर देखने लगी, फिर घुंसा दिखाकर बोली, आगे एक लफ्ज़ भी कहा तो मुंह तोड़ दूंगी। ये मत भूलो कि मुझ पर पापा का साया है। उन्होंने कहा था कि तुम मेरे मिजाज के खिलाफ कोई बात करो या कोई हरकत करो तो मैं फ़ौरन उनसे शिकायत करूं। अपनी खैरियत चाहते हो तो शराफत से जाकर सो जाओ। ये वार्निंग देकर वो अपने बेडरूम में गई, फिर दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। मरीना के सितारे गर्दिश में आ गए थे। वो पारस के हाथों परेशान होकर रेस्तोरां से निकली। इतनी बड़ी नाकामी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जनरल वास्कोडी उसके लिए हर ताले की चाबी था। वो इस चाबी से हुकूमत करने के बड़े बड़े बंद दरवाजे खोल सकती थी। इस चाबी से बंद तिजोरी को खोलकर मशीन का नक्शा हासिल कर सकती थी, और वह नक्शा हासिल करने ही वाली थी। ऐसे ही वक्त पारस ने उससे चाबी छीन ली। वो हार मानने वाली औरतों में से नहीं थी। उसने सोचा अभी बाजी हाथ में है। आज रात वह जनरल के साथ उसके कमरे में रहेगी और बारबरा के तनवीमी अमल को उलट देगी। ये सोचकर वह एक टैक्सी में बैठकर सरकारी बंगले में आई तो वहाँ फौज का पहरा था। उसे अंदर जाने से रोक दिया गया। वह हैरान होकर बोली, मुझे क्यों रोका जा रहा है? मैं जनरल की साली हूँ, ये मेरा शनाख्ती कार्ड है। वो अपने पर्स में से कार्ड निकाल कर दिखाने लगी। सिक्योरिटी अफसर ने कहा, हम तस्लीम करते हैं कि आप जनरल की करीब तरीन अजीज़ हैं, लेकिन आज रात से कल दोपहर तक किसी को जनरल के करीब रहने की इजाज़त नहीं। लेकिन यह अचानक पाबंदी क्यों आयद की जा रही है? यह सरकारी और फौजी मामला है, हम नहीं बता सकते। सॉरी।
दूसरे अफसर ने कहा, हम आपकी रिहाइश का यहाँ बंदोबस्त कर सकते हैं या वाशिंगटन वापस जाने के लिए किसी भी फ्लाइट में सीट रिजर्व करा सकते हैं। आप फरमाएं क्या चाहती हैं। वह सोच में पड़ गई। उसे पता नहीं था कि पारस किस तरह जनरल को ट्रैप करके नक्शा हासिल करेगा। मरीना की अकल कह रही थी कि इसी शहर में उस नक्शे को किसी तरह हासिल कर लेना चाहिए, वरना पारस बाजी ले जाएगा। वह एक फौजी गाड़ी में बैठकर सीवीओ लग्जरी होटल में आई, एक कमरा हासिल किया, फिर इस कमरे में पहुंचकर दरवाजे को अंदर से बंद करके बैठ गई। उम्मीद तो नहीं थी कि जनरल के दिमाग में जगह मिलेगी, फिर भी उसने कोशिश की। वक्फे वक्फे से 3 बार गई। उससे इल्तजा की कि वो सांस न रोके, लेकिन इल्तजा पूरी होने से पहले ही वो सांस रोककर भगा देता। वो नाकामी मायूसी और झुंझलाहट के बायस सोफे पर घूंसे मारने और अपना सर पटकने लगी। सोफे की गद्दियां नरम थी, इसलिए खूब सर पटक लिया, फिर थककर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। ये अच्छी तरह समझ में आ गया कि पारस ने जनरल तक पहुंचने के तमाम रास्ते बंद कर दिए। वो दोनों हाथों से सर थामकर सोचने लगी, मुझे गुस्से और मायूसी को अपने अंदर से निकालना होगा, वरना मैं काम की बातें नहीं सोच सकूंगी। वहां से उठकर बाथरूम में जाकर नहाने लगी। आधे घंटे बाद उसने तौलिए से बदन को खुश्क किया, दूसरा लिबास पहना, फिर आईने के सामने बालों को ब्रश करते हुए सोचा, सबसे पहले मुझे यह समझना चाहिए कि पारस उस नक्शे को किस तरह जनरल से हासिल करेगा। वो जानती थी कि जनरल कल सुबह 10 बजे नेवी के हेडक्वार्टर में जाएगा, फिर वहां से नक्शा लेकर निकलेगा तो बड़े सख्त पहरे में रहेगा। उस वक्त किसी आम आदमी को या करीबी रिश्तेदार को भी जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जनरल ने उसे कहा था कि वह सुबह उससे जुदा हो जाएगा, फिर वाशिंगटन जाते वक्त उसके साथ कोई दूसरा मुसाफिर नहीं होगा, कोई मुसल्ला गार्ड भी नहीं रहेगा। यह अंदेशा था कि दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले मुसल्ला गार्ड के जरिए जनरल को नुकसान पहुंचाएंगे और पायलट को काबू में करके तैयारी को अगवा करेंगे। दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वालों को नाकाम बनाने के लिए ऐसे पायलट का इंतखाब किया गया था जो योगा का माहिर था। फिर पायलट कैबिन का दरवाज़ा दोनों तरफ से लॉक रखा जाने वाला था, ताकि कोई टेलीपैथी जानने वाला जनरल के दिमाग में घुसकर पायलट पर हमला न कर सके। मरीना ने सोचा था, इतनी सख्तियों और पाबंदियों के पेश नज़र नक्शा हासिल करने की एक ही सूरत रह जाती है, वो ये कि बर्री बहरी और फ़ज़ाई अफवाज के 3 आला अफसरान अपने अपने मखसूस नंबरों से आनी सेफ को खोलेंगे, फिर उस नक्शे को अंदर रखकर उन्हें नंबरों से बंद करेंगे। तीनों एक दूसरे के नंबरों से वाकिफ़ नहीं होंगे। ऐसे वक्त वो जनरल के दिमाग में रहेगी और बाकी 2 अफसरान की आवाज़ें सुनकर उनके दिमागों से खुफिया नंबर मालूम करेगी। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वह अफसरान योगा के माहिरीन हों। ऐसे बड़े अफसरान शराब ज़रूर पीते हैं, लेकिन अब तो जनरल का दिमाग भी उसकी मुट्ठी से निकल चुका था। नक्शा हासिल करने की तदबीर खाक में मिल चुकी थी। उसने एक बात अकल से सोची, वो ये कि शायद पारस नक्शे को अपनी शैतानी अकल से हासिल कर ले। ऐसे में वो मुख्तलिफ ज़राए से पारस को घेर सकती है और ज़बरदस्त लोगों को दोस्त या आलाकार बनाकर वो नक्शा उससे छीन सकती है। बेशक जो काम खुद से ना हो वो दूसरों से कराया जाता है, बल्कि दूसरों के कांधों पर बंदूक रखकर चलाने वाला पीछे रहकर महफूज भी रहता है और शिकार भी खेल लेता है। वो सोचने लगी, ऐसे कांधे कहाँ से लाए। उसे ज़्यादा नहीं सोचना पड़ा। उसने जयपर गोला और सुपर मास्टर के खिलाफ जनरल की मदद की थी, अब जनरल के खिलाफ जयपर गोला को इस्तेमाल कर सकती थी। वो इस पहलू पर गौर करने लगी कि इस मामला में जयपर गोला को मुलविस करना चाहिए या नहीं, लेकिन गौर करने का ज़्यादा वक्त नहीं था। आधी रात गुजर चुकी थी। सुबह होने से पहले ही मंसूबा बनाना और उस पर अमल करना लाजमी था। वो आईने के पास से हट गई, सोफे पर आराम से बैठकर टेलीपैथी जानने वाले जेरी हॉक की आवाज़ और लहजे को याद करने लगी। जब सुपर मास्टर एंथोनी पाउलिया जिंदा था तो एक इजलास में मरीना एक मेजर के दिमाग में थी, फिर मेजर के पास से सुपर मास्टर के दिमाग में गई थी तो पता चला सुपर मास्टर के अंदर कोई ख्याल ख्वानी करने वाला बोल रहा है। बाद में मालूम हुआ वो जेरी हॉक है। मरीना ने दूसरे खुफिया इजलास में भी चुपके से सुपर मास्टर के अंदर जाकर जेरी की आवाज़ सुनी थी। यूं उसका लहजा और आवाज़ याद रह गई थी। उसने आरामदेह सोफे पर नीम दराज होकर ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, फिर जेरी के पास पहुंच गई। पहली बार वही हुआ जो हुआ करता है, उसने सांस रोक ली। मरीना वापस आ गई। उसने दूसरी बार उसके अंदर पहुंचते ही कहा, मैं मरीना हूँ, जयपुर गोला से बात करना चाहती हूँ, 5 मिनट के बाद आओ। उसने मरीना को दिमाग से निकाल दिया, फिर ख्याल ख्वानी के जरिए जयपुर गोला से रब्ता किया, कोड वर्ड्स अदा किया, फिर कहा, बॉस अभी मेरे पास मरीना आई थी, आपसे बात करना चाहती है। मैंने उसे ठीक 5 मिनट के बाद आने को कहा है। जयपुर गोला ने कहा, मेरे अंदर ही रहो, वो आएगी तो उसे मेरे पास छोड़कर चले जाना। बाय द वे, ये बात तो तशवीशनाक है कि वो तुम्हारी नई आवाज़ और लहजे को कैसे जानती है। उसने तुम्हें कहाँ देखा और कहाँ सुना है? कहीं देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपके साथ खुफिया अड्डे से बाहर जाता हूँ और आपके साथ वापस आता हूँ। मेरी आवाज़ के साथ मेरा चेहरा भी बदल गया है, वो देखेगी तब भी पहचान नहीं पाएगी। 3 दिन पहले जब सुपर मास्टर जिंदा था और एक इजलास में बैठा हुआ था, तब उस सुपर मास्टर ने इंकिशाफ किया था। उसने इजलास के तमाम अफराद को मेरा और बीजी थर्माल का नाम बताया था। मैं सुपर मास्टर के अंदर बोल रहा था। ऐसे में मरीना ने आकर मेरी आवाज़ सुनी होगी, ये मुमकिन है। और अगर मरीना ने उस इजलास में तुम्हारी आवाज़ सुनी है तो इसका मतलब साफ है, यही मरीना हमारे खिलाफ जनरल वास्कोडी की मदद करती रही
और इसी ने हमारे ट्रांसफार्मर मशीन तक पहुंचने के मंसूबे को नाकाम बनाया। मरीना की आवाज़ सुनाई दी, 5 मिनट पूरे हो चुके हैं और मैं आ गई हूँ। जयपुर गोला ने कहा, जेरी को जाने दो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खुश आमदीद कहता हूँ। वो जेरी को छोड़कर उसके अंदर आई, फिर बोली, तुम बड़े फराक दिल हो, ये जानकर भी वेलकम कह रहे हो कि मैंने तुम्हारे मंसूबे को नाकाम और जनरल को कामयाब बनाया। वो मुस्कुराकर बोला, मोहब्बत और सियासत में ऐसा ही होता है, सभी अपने महबूब के लिए, कुर्सी के लिए एक दूसरे को मात देते हैं। तुमने हमारे और जनरल के दरमियान होने वाली जंग बड़ी जहानत से लड़ी है। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारा मद्दाह हूँ। तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं भी दोस्ती के जज्बे से आई हूँ। फिर तो शैतान मुझ पर मेहरबान है। वो चौंक कर बोला, शैतान? क्या तुम शैतान के पुजारी हो? हाँ, मैं साफ और सीधी बात करता हूँ, मैं किसी गॉड को नहीं मानता। मुझ में और तुम लोगों में ये फ़र्क है कि तुम सब खुदा को मानते हो मगर शैतान की राह पर चलते हो। अगर तुमने कोई अच्छा नेक काम किया हो तो बताओ। मैं खुदा से डरती हूँ और हमेशा नेक काम करती हूँ। मेरे पास तुम सबके अमालनामे मौजूद हैं। माजी में फरहाद ने तुम्हें ताबेदार बनाकर नहीं रखा, तुम्हें तनवीमी अमल से आज़ाद कर दिया। तुमने ये नेकी कर डाली कि कॉर्निवल में एक औरत के ज़रिए उसे ज़ख्मी कर दिया, फिर उसे अपना महकूम और ताबेदार बनाकर हर मुमकिन कोशिश कर डाली। अपने मौसिन को ज़ख्मी करने या मार डालने या गुलाम बनाने का अमल अगर नेकी है तो फिर वाकई तुमने बड़ी नेकियां कमाई हैं। मिस्टर परगोला, क्या तुम ऐसी बातें करके मुझसे दोस्ती कर सकोगे? मैं सिर्फ तुम पर कीचड़ नहीं उछाल रहा, मैं अपने आप को भी बदतरीन, कमीना और शैतान का बंदा कह रहा हूँ। अगर तुम भी खुद को शैतान की बंदी तस्लीम नहीं करोगी तो दोस्ती नहीं होगी। मैं दोगलों से दोस्ती नहीं करता। तुम तो अजीब आदमी हो, दोस्ती करने के लिए मुझसे मेरी बुराइयां तस्लीम करा रहे हो। शैतान की यही खूबी है कि वो खुद को फरिश्ता नहीं कहता, वो जो है उसी तरह जाहिर होता है। इंसान की सबसे बड़ी खराबी यह है कि वो खुद को हर ऐब से पाक एक फरिश्ता जाहिर करता है। अब भी तुम किसी शैतानी इरादे से आई हो और खुदा की बंदी होने का दावा कर रही हो। प्लीज़ मिस्टर परगोला, तुम्हारी तकरीर में वक्त ज़ाया होगा। हम वह अहम चीज़ हासिल नहीं कर सकेंगे जो फौरी तवज्जो से हासिल कर सकते हैं। बाद में पछताओगे। तुमने आज तक शैतान को पछताते हुए नहीं देखा होगा। मैं कभी किसी नाकामी पर नहीं पछताता, क्योंकि दूसरी कोई नई कामयाबी मेरा इंतज़ार कर रही होती है। एक बात का जवाब हाँ या ना में दो। क्या मशीन का नक्शा हासिल करना चाहते हो? हाँ, उसी मशीन के लिए हमने जर्नल के खिलाफ महाज बनाया था। तुमने हमारे उस महाज को तोड़ दिया। अब शायद जर्नल तुम्हारे लिए सूदमंद नहीं रहा, इसलिए मेरे पास आई हो। लेकिन आपस में मिलकर काम करने के लिए हमारा हम मजाज होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम मेरी तरह शैतान की बंदी नहीं हो तो फिर मुझसे दोस्ती नहीं होगी। मरीना को गुस्सा भी आ रहा था और उसकी बात दिल को भी लग रही थी। उसने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा सच्चा शैतान देखा था जो साफ तौर से कह रहा था कि बुरी हो तो बुरी बनकर मिलो, खुद को राहबा जाहिर करना है तो चर्च में जाओ। मरीना को ऐसे ही ज़बरदस्त शैतान के ताउन की ज़रूरत थी। वो बोली, मैं तस्लीम करती हूँ कि मैं भी आम लोगों की तरह खुद को खुदा की बंदी इसलिए कहती हूँ कि खुदा से डर लगता है। तुम्हारे कहने से ये अजीब सी बात समझ में आ रही है कि हम लोग खुदा से डरते डरते भी शैतान की राह पर चलते रहते हैं। मैं मानती हूँ कि मैं भी तुम्हारी तरह बहुत बुरी और कमीनी हूँ। शाबाश, अब बताओ मामला क्या है? वो पारस और बारबरा के अपने और जनरल के तमाम वाक़यात और हालात बताने लगी। वो सुनने के बाद बोला, तो वो नक्शा एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहा है। हाँ, कल सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक जनरल वास्को डी हमारे लिए बहुत अहम है। इस अरसे में किसी को उसके करीब जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर कोई परिंदा भी उसके करीब परवाज़ करेगा तो उससे भी गोली मार दी जाएगी। जयपुर गोला ने कहा, उनके हिफाजती इंतजामात बता रहे हैं कि उस नक्शे को उड़ा लाना मुमकिन नहीं। लेकिन परगोला, तुम शैतान होकर भी ये समझ नहीं पाओगे कि पारस कितना बड़ा शैतान है। मुझे डर है कि वो नक्शा चुरा कर ले जाएगा। अगर वो जादू जानता है तो शायद किसी काले अमल के ज़रिए कामयाब हो जाएगा। वैसे हम जर्नल और पारस पर नज़र रखेंगे, ये देखेंगे कि वो नक्शा कैसे हासिल कर रहा है। अगर उसने हासिल किया तो फिर हम उसका पीछा उसकी कब्र तक करेंगे। मैंने सोचा है कि हमें तीनों अफवाज के आला अफसरान के दिमागों तक पहुंचना चाहिए। पारस ने फ़िलहाल जर्नल तक पहुंचने का रास्ता बंद कर दिया है, लेकिन मैं वॉशिंगटन पहुंचकर कल शाम तक फिर उस पर कब्जा जमा लूँगी। ठीक है, मैं यहाँ जेरी और थर्माल को बाकी 2 अफसरान के दिमागों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। इन तीनों के दिमागों से तिजोरी के नंबर मालूम हो जाएंगे, तो फिर आराम से कोई मुनासिब मौका देखकर वो नक्शा तिजोरी से निकाल लिया जाएगा। मेरा ख्याल है पारस भी किसी ऐसे ही तरीकाकार पर अमल करेगा। एक ख्याल यह भी आता है कि वो तैयार अगवा करा सकता है। तुम्हारा क्या ख्याल है? वह मखसूस फ़ौजी त्यारा मियामी से वाशिंगटन तक महदूद परवाज़ के लिए होगा। उसमें ईंधन भी महदूद होगा। पारस उसे हाईजैक करके किसी दूर उफ्तादा जजीरे या किसी दूसरी स्टेट में नहीं ले जा सकेगा। फिर त्यारा जैसे ही अपने रूट से बाहर होगा, पूरी अमेरिका की फ़ौज अलर्ट हो जाएगी। फ़िज़ाई फ़ौज के त्यारे उसे अमेरिका से बाहर नहीं जाने देंगे। अच्छी बात है, मैं जा रही हूँ, कल सुबह रब्ता करूँगी। मैं सुबह 2 आला फ़ौजी अफसरान के दिमागों तक पहुँचने की खुशखबरी सुनाऊँगा। अच्छा, ओके, गुड बाय। मरीना ने इंतज़ार किया कि वह सांस रोकेगा तो चली जाएगी,
लेकिन उसने सांस नहीं रोकी थी। वो अपनी कलाई की घड़ी देखकर सोच रहा था कि थोड़ी देर में जेरी और थलमाल राब्ता करेंगे तो वो दो खास फौजी अफसरान के दिमागों तक पहुंचने की प्लानिंग करेगा। वो अपनी जगह से उठकर अपने बेडरूम में आया और शराब की बोतल उठाकर एक गिलास में उंडेलने लगा। तब मरीना की समझ में आया कि वो शराब पीने का आदी है, इसलिए उसकी सोच की लहरों को महसूस नहीं कर रहा। यह हैरानी की बात थी। जय परगोला एक खतरनाक तंजीम का सरगना था। दो टेलीपैथी जानने वाले जेरी और थरमाल पर हुकूमत करता था, जबकि इन टेलीपैथी जानने वालों को उस पर हुकूमत करना चाहिए था। वह सब उसके गुलाम थे। सुपर मास्टर जो मर गया वो भी उसका ताबेदार था। यह तजस्सुस पैदा हुआ कि वो किस तरह सबका गॉड फादर बना हुआ है। मरीना को इत्मीनान से चोर ख्यालात पढ़ने का मौका मिल रहा था, लिहाजा वो पढ़ने लगी। पता चला वो बहुत शातिर है। इस खुफिया तंजीम की बुनियाद सुपर मास्टर एंटोनी पाउलिया ने रखी थी, लेकिन जय परगोला ने चुपके चुपके पहले थरमाल को फिर जेरी को हिप्नोटिज्म के जरिए अपना ताबेदार बनाया, फिर गुलाम बना लिया। उसके साथ सिक्योरिटी अफसर और बॉडीगार्ड डी क्रोसो को तनवीमी अमल के जरिए अपना गुलाम बनाने के बाद सिक्योरिटी फोर्स के 25 जवान भी उसके ताबेदार बन गए। चूंकि जेरी और थरमाल उसके गुलाम थे, इसलिए अपने आका के दिमाग पर गालिब आने वाली बात नहीं सोचते थे। जेरी ने आका के हुक्म के मुताबिक उसके दिमाग में तनवीमी अमल से ये तवानाई पैदा की थी कि कोई दुश्मन उसके चोर ख्यालात नहीं पढ़ सकेगा और ना ही उसके अंदर जल्जले पैदा करके उसके दिमाग को कमज़ोर बना सकेगा। जेरी ने इस अमल के बाद आका के दिमाग में जल्जला पैदा किया तो नाकामी हुई। यानी मरीना इस वक्त चाहती तो उसके दिमाग को कमज़ोर ना रहने देती, लेकिन तनवीमी अमल के बावजूद ये कमज़ोरी रह गई थी कि चोर ख्यालात का खाना मुकफ्फल ना हो सका। यही वजह थी कि वो किसी रुकावट के बगैर ख्यालात पढ़ रही थी। उसका दिल मुसरतों से धड़कने लगा। चंद घंटे पहले पारस से मात खाने के बाद वो टूट सी गई थी। अब अचानक ही एक बहुत बड़ी बाजी जीतने की राह निकल आई थी। जय परगोला इस खुशफहमी में था कि किसी ख्याल ख्वानी करने वाली या करने वाली से उसे नुकसान नहीं पहुंचेगा, कोई उसके दिमाग पर हावी नहीं हो सकेगा, जबकि वो हो सकती थी। वॉशिंगटन पहुंचने की देर थी। वहां पहुंचते ही वो दूर से गोली मारकर परगोला को जख्मी करती। इसके बाद उसे मामूल और ताबेदार आसानी से बना लेती। इस मामले में नाकामी का ज़रा सा भी शुबा नहीं था। उसके ख्यालात पढ़कर उसकी खुफिया रिहाइशगाह का भी इल्म हो गया था। वो सीधे उसकी रिहाइशगाह में पहुंच सकती थी। जय परगोला के दिमाग पर कब्जा जमाने का मतलब ये होता कि दोनों ख्याल ख्वानी करने वाले जेरी और थरमाल उसके मातहत बन जाते। वो इस पूरी खुफिया तंजीम के मलका आलिया बन जाती। कभी कभी किस्मत यूं ही अचानक मेहरबान हो जाया करती है। उसने फ़ोन के जरिए उस फौजी अफसर से रब्ता किया जिसने वादा किया था कि किसी भी फ़्लाइट में वॉशिंगटन जाने के लिए उसे सीट मिल जाएगी। वो बोली, मैं सुबह 5 बजे की फ़्लाइट से जाना चाहती हूँ। ओके मिस, आपको 1 घंटे के अंदर उस फ्लाइट का टिकट मिल जाएगा। उसने रिसीवर रख दिया। अब वो पारस को नज़रअंदाज कर रही थी। नक्शा हासिल करने के लिए यह तय था कि बाद में भी तीनों अफवाज के अफसरान को ट्रैप करके तिजोरी के मुख्तलिफ नंबर मालूम किए जा सकते हैं। अभी सबसे अहम मरहला जय परगोला की खुफिया तंजीम को सर करने का था। रात के 2 बजे एक सिपाही ने उसे टिकट ला कर दिया। वो 4 बजे एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई। आंखों से नींद उड़ गई थी। बहुत बड़ी कामयाबी उसके सामने खड़ी थी। वो तैयारे में 5 बजे सवार हुई। सीट पर नींद दराज होने से नींद आने लगी। उसने दिमाग को हदायत दी कि 1 घंटे बाद बेदार हो जाएगी। यह हदायत देकर वो सो गई। जब आंख खुली तो वॉशिंगटन पहुंचने वाली थी। वो थोड़ी देर तक सर झुकाए बैठी रही। फिर उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। जय परगोला के दिमाग में पहुंचकर देखा वो गहरी नींद में था। उसके ख्वाबीदा ख्यालात ने बताया कि वो 5 बजे जागने का आदी है, लेकिन उसने आधी से ज़्यादा बोतल पी ली थी, इसलिए नींद के अलावा मदहोशी भी उस पर गालिब आ गई। त्यारा रनवे पर दौड़ते रहने के बाद रुक गया था। त्यारे से उतरकर इमारत के बाहर आने तक 50 मिनट लगे। वो चाहती थी उसे मदहोशी में ट्रैप करे, इसलिए वहाँ पहुँचने की जल्दी थी। उसने टैक्सी की पिछली सीट पर बैठकर ड्राइवर को मंजिल का पता बताया। फिर परगोला के दिमाग में पहुंचकर मुतमईन हुई। वो बदस्तूर गहरी नींद में था। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि नाकाबिल शिकस्त शहज़ोर जब भी मारा जाता है गफलत में मारा जाता है। वो उसकी खुफिया रिहाइशगाह के दरवाजे पर पहुंच गई। दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसे जय परगोला ही खोल सकता था। उसे नींद से जगाना ज़रूरी था और वो सोचकर आई थी कि उसे गोली मारने या किसी और तरह ज़ख्मी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो इतनी पी चुका है और इस कदर मदहोश है कि दिमाग में जल्जला पैदा किया जाए तो ऐसी हालत में जल्जला बेअसर नहीं होगा। वो दिमाग के अंदर पहुंचकर बोली, परगोला उठो। वो मदहोशी में किसमिस आया। मरीना ने इस बार उसके दिमाग को एक झटका दिया। वो चीखता हुआ हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने दूसरी बार जल्जला पैदा किया तो वो चीखता चिल्लाता और तड़पता हुआ बिस्तर से फर्श पर आ गिरा। तकलीफ से कराते हुए बोला, कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहते हो? मैं हूँ मरीना। लोहा लोहे को काटते हैं। शैतान की बंदी शैतान के बंदे को काटने आई है। उठो और यहाँ आकर दरवाज़ा खोलो। वो हाँपते कांपते हुए बोला, आता हूँ आता हूँ। मेरे दिमाग को फोड़ा ना बनाओ, मैं आ रहा हूँ। वो तेज़ी से दौड़ता गिरता पड़ता आया, फिर बैरूनी दरवाजे को खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही मरीना ने अंदर आकर फिर उसके दिमाग को झटका पहुंचाया ताकि वो अगर ज़रा भी होश में हो तो उस पर हमला न कर बैठे। वो फिर चीख मारकर एक दीवार से टकराया।
उसने पलटकर दरवाजे को बंद किया, फिर उसे अंदर से लॉक किया। इसके बाद पलटकर देखा तो इस बार उसके हलक से चीख निकल गई। जयपुर गोला उसके बिल्कुल सामने खड़ा बड़े बड़े दांतों की नुमाइश करता हुआ मुस्कुरा रहा था। यूं लग रहा था जैसे सामने पहाड़ आ गया हो। पहाड़ ने उसे दबोच कर कहा, मेरी प्यारी प्यारी टेलीपैथी, 2 टेलीपैथियां पहले से मेरे जेब में है। तू मेरी तीसरी कलेजी है। मैंने जेरी और थरमाल को भी इसी तरह अपनी शैतानी खोपड़ी से उल्लू बनाकर फांसा था, मगर तेरे फंसने की क्या बात है। तेरी ख्यालख्वानी भी मेरी, तेरी जवानी भी मेरी। वह कह लगा रहा था और उसे जकड़ता जा रहा था। ये रिहाई के लिए तड़प रही थी। इसे शराफत की जिंदगी रास नहीं आई थी। जब से टेलीपैथी सीखी थी तब से अपने हुस्न और शबाब की धज्जियां उड़ाने के मौके देती आ रही थी। इस बार जयपुर गोला के हिस्से में आई थी। पता नहीं वो उसका क्या हशर करने वाला था। कमरे में गहरी खामोशी थी। हाथी जैसा डील डोल रखने वाला यूसुफ अल बुरहान उर्फ पाशा बिस्तर पर बेहिस होकर पड़ा हुआ था। वो इतना वसी ओरीज और बुलंदा वाला था कि उसे लेटने के लिए पलंग छोटा पड़ गया। उसके पास खड़ी हुई शीतारा उसकी जिसामत के सामने नन्ही सी गुड़िया लग रही थी। गुड़िया से खेला जाता है, लेकिन वो गुड़िया पहाड़ को रेजा रेजा करके खेल रही थी। पाशा की आंखें बंद थीं। वो चारों छाने चित लेटा हुआ था और तनवीमी अमल के जरिए शीतारा का मामूल बन चुका था। अब इसे ताबेदार बनाने का अमल रह गया था। जब ये तमाम मराहिल तय हो जाते तब आमिल अपना एक हुक्म उसके हाफजे में नक्श करके उसे अपना ताबेदार बनाता जाता। शीतारा ने भी उसे मामूल बनाने की हद तक तमाम मराहिल तय किए। अब उसे ताबेदार बनाना रह गया था, लेकिन ताबेदार बनाने से पहले वो चंद अहम सवालात के जवाबात चाहती थी। उसने पहले सवाल किया, तुमने आंख, कान, दिमाग और जिस्म को गैर मामूली कुव्वतों का हामिल बनाने के लिए वो अजीबोगरीब नुस्खे कहाँ से हासिल किए थे? वो आंखें बंद किए पड़ा था। उसके होंठों में पहले लर्जिश पैदा हुई, फिर वो सहरज़दा सी आवाज़ में बोला, मुझे हिकमत वर्षे में मिली है। मैंने 20 बरस तक तिब्बी साइंस की मुख्तलिफ दरसगाहों में तालीम हासिल की। मैं दुनिया के चंद इल्मुल अबदान के माहिरीन में से एक हूँ। मुझे बचपन से सुपरमैन बनने का खबत था, इसलिए मैं मुख्तलिफ अद्वियात से मुख्तलिफ किस्म के तजुर्बात करता रहता। वो ज़रा चुप हुआ। शीतारा बोली, बात पूरी करो, वजाहत से बोलते रहो। वह फिर बोलने लगा, अब से कोई 3 बरस पहले मुझे मैदान हिकमत का एक उस्ताद मिल गया। वो कोई 80 बरस का बूढ़ा था। कभी वो पहलवानों जैसा सेहतमंद था, लेकिन अपने ऊपर मुख्तलिफ दवाओं के तजुर्बात करते करते उसने अपनी सेहत का कबाड़ा कर लिया था। उस बेचारे को भी गैर मामूली तवानाइयाँ हासिल करने का खबत रहा करता। देखा गया है कि खपती लोग ही कोई बड़ा तजुर्बा कर गुजरती है। उसने बड़ी हद तक कामयाब तजुर्बात किए थे, कुछ कमी रह गई थी। उसे मैंने दिन रात की मेहनत और लगन से पूरा किया। हमने इन फार्मूलों को एक बंदर पर आजमाया। 1 माह के अरसे में हैरत अंगेज कामयाबियों को सबूत मिला। हमने बंदर को एक नेकलेस दिखाया, फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांधी। इस नेकलेस को हद्दे नज़र तक जाकर एक दरख्त की शाख से लटका दिया। फिर बंदर की आंख से पट्टी खोलकर पूछा, बताओ वो नेकलेस कहाँ है? उसने तारीकी में दूर तक देखा, फिर दौड़ता हुआ गया और दरख्त की शाख से वो नेकलेस उतार कर ले आया। उस्ताद ने मुझे एक तरफ ले जाकर कहा, यहाँ से शहर जाओ, कम से कम 20-25 मील दूर जाकर मुझसे फ़ोन पर रब्ता करो। उस्ताद ने हदायत की रब्ता करने के बाद मुझे क्या करना चाहिए? मैंने हदायत पर अमल किया। तकरीबन 25 मील दूर जाकर उस्ताद को फ़ोन पर मुखातिब किया। उस्ताद ने रिसीवर रखकर बंदर से कहा, तुम्हारा दोस्त पाशा तुमसे कुछ कह रहा है, मुझे बताओ कि क्या कह रहा है। हम उस बंदर को हीरो कहकर मुखातिब करते थे। मैंने मुखातिब करते हुए कहा, हीरो मैं तुमसे बहुत दूर हूँ। हीरो ने उस्ताद के सामने हाथ उठाकर बहुत दूर इशारा किया। मैंने कहा, मैं तालियां बजा रहा हूँ। मैंने तालियां बजाईं। वह भी उस्ताद के सामने तालियां बजाने लगा। मुख्तसर यह कि हमने उसे तरह तरह से आजमाया। वो हैरत अंगेज समात व बसारत का हामिल साबित हुआ। वो आम बंदरों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ज़हीन और जिस्मानी कुव्वत का मालिक था। अगर वह किसी शख्स की गर्दन दबोच लेता तो मरते दम तक निजात हासिल नहीं कर पाता था। इतनी ज़बरदस्त कामयाबियों के पेश नज़र उस्ताद ने कहा, अब ये तमाम नुस्खे मैं अपनी ज़ात पर आजमाऊंगा। अगर ये दवाएं और इंजेक्शन मुझ इंसान पर यही असर दिखाएंगी और मैं गैर मामूली बन जाऊंगा तो फिर तुम्हें भी अपनी तरह बना दूंगा। मुझे उस्ताद की नीयत पर शुबा था, बल्कि यकीन था कि वो मुझे धोखा देगा। दरअसल ये मेरी फितरत है कि मैं किसी पर भरोसा नहीं करता, इसलिए मैं पहले ही दिन से मोहतात था। सुबह से शाम तक जिन अद्वियात का तजुर्बा होता था उन्हें मैं रात को सोने से पहले अपनी डायरी में लिख लिया करता। इस तरह मुकम्मल कामयाब फार्मूले मेरी डायरी में दर्ज थे। उस्ताद ने लेबॉर्ट्री में दिन के वक्त उन दवाओं का इस्तेमाल करना शुरू किया। मैं घर आकर रात के वक्त वही दवाएं इस्तेमाल करता और अपने खाते से दूसरे बाजू पर इंजेक्शन लगाया करता। इस अमल से रफ्ता रफ्ता मुझ में तब्दीलियाँ आने लगीं। उस्ताद इन तब्दीलियों का मुतहम्मिल नहीं था, क्योंकि 80 बरस का बूढ़ा था। उसका मैदा अच्छी दवाएं हजम नहीं कर सकता था। जिस्मानी तौर पर कमज़ोर भी था, इसलिए दवाएं उस पर भारी पड़ रही थीं। मैं उसे समझाता था कि वह दवाओं की कम से कम खुराक लिया करे, वरना इतना लागिर हो जाएगा कि दवाएं खाने के काबिल भी नहीं रहेगा। वो बड़े एतमाद के साथ कहता, मैं तुमसे ज़्यादा तजुर्बा रखता हूँ, अगरचे लागिर हो रहा हूँ लेकिन गैर मामूली कुव्वत बर्दाश्त रखता हूँ। तुम देख लेना, मैं 2-4 महीनों में सेहतमंद जवानों की तरह दौड़ने लगूंगा।
हीरो बंदर को उसकी जिसामत और कुव्वत बर्दाश्त के मुताबिक दवाएं दी गई थीं, जिसका नतीजा 1 माह बाद जाहिर हुआ। लेकिन हम वही दवाएं कम मिकदार में संभल कर इस्तेमाल कर रहे थे। हर दूसरे तीसरे दिन पिछली दवाओं का रद्दअमल देखने के बाद अगली खुराक इस्तेमाल किया करते। 3 माह के अरसे में मेरे अंदर नुमाया तब्दीलियां पैदा होने लगीं। उस्ताद ने घूर कर पूछा, तू कुछ जवान जवान सा लग रहा है। ऐसा लगता है दवाएं मैं खा रहा हूँ और असर तुझ पर हो रहा है। उन दिनों में 48 बरस का था। 6 माह बाद 25 बरस का गबरू जवान नजर आने लगा। उस्ताद ने गरज कर कहा, कुत्ते कमीने, तू मुझे धोखा दे रहा है। मेरी इजाज़त के बगैर मेरी दवाएं इस्तेमाल कर रहा है। मैं तुझे मार डालूंगा। तुझे गैर मामूली इंसान बनकर जिंदा रहने नहीं दूंगा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, बड़े मियाँ, तुम भी दवाओं से कुछ पा रहे हो। देखो तुम्हारी आवाज़ गरजदार हो गई है। उसने चौंक कर कहा, हाँ, मैं कामयाब हो रहा हूँ। मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है, उसका इलाज कर रहा हूँ। जल्द ही तुम्हारी तरह गबरू जवान दिखाई दूंगा। तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुमसे निमट लूँगा। उसने मुझे अपनी लेबॉर्ट्री से निकाल दिया। वो समझ गया था कि मेरे पास तमाम दवाओं के फार्मूले हैं। वो चाहता था फार्मूले मेरे पास ना रहें। मैं भी यही चाहता था, उसके पास दवाओं के वो नुस्खे ना रहें। वही बात है कि कोई मुल्क दूसरे किसी मुल्क को एटम बम बनाने की इजाज़त नहीं देता। कोई नहीं चाहता कि दूसरा उससे ज़्यादा ताकतवर हो। वो फार्मूले जिसके पास होते वो अपने जैसे गैर मामूली शाहजोरों की फ़ौज पैदा कर लेता। एक रोज़ मैं उसके कत्ल के इरादे से लेबॉर्ट्री में आया, वो नहीं था। मैंने उसे और उसके फार्मूलों को तलाश करने के लिए पूरी लेबॉर्ट्री का सामान उलट पलट कर दिया। फिर भी कुछ हासिल न हुआ। वो पहले ही मेरे इरादों को भांप गया था। चूंकि मेरी तरह शाहजोर नहीं बन पाया था, इसलिए वहां न ठहर सका। वो उन उसके लेकर कहीं गायब हो गया। उसकी रिहाइशगाह के पीछे लोहे का एक पिंजरा था जिसमें हीरो बंदर रहा करता था। वो पिंजरा खाली था। शायद वह हीरो को साथ ले गया था या उसे आज़ाद करके कहीं भगा दिया था। मैंने उस्ताद की आवाज़ और लहजे पर अपनी तवज्जो मरकूज की। वो जहाँ भी होता मुझे उसकी आवाज़ सुनाई देती, लेकिन खामोशी रही। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वो गूंगा बन गया है या फिर किसी नए लहजे में बोलने लगा है, ताकि मैं उसकी बातें सुनकर उसका सुराग न लगा सकूं। मुझे भी उससे यही खतरा लायक हुआ। वो बरस 2 बरस में ज़रूर तवानाइयाँ हासिल करके मेरी तरह गैर मामूली शाहजोर बन सकता था। किसी दिन भी मेरे मुकाबले पर आ सकता था। गैर मामूली कुव्वत समाज से मेरी बातें सुनकर, मेरे दुश्मनों के नाम मालूम करके उनका साथ देकर मुझे नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए मैंने भी अपनी आवाज़ और लहजा तब्दील कर लिया। तब से अब तक मैं उसी लहजे में बोल रहा हूँ। जिस दिन अपने पैदाइशी लहजे में बोलूँगा वो मेरी आवाज़ सुनेगा, फिर किसी दिन मौत बनकर मेरे सामने चलाएगा। पाशा बोल रहा था, शी तारा सुन रही थी। फिर वो चुप हो गया। कमरे में चंद लम्हों तक गहरी खामोशी रही। फिर शी तारा ने पूछा, क्या तुम्हें बंदर की आवाज़ कभी सुनाई नहीं दी? उसने तुम्हारे उस्ताद की तरह आवाज़ नहीं बदली होगी। मैं कभी कभी उसकी आवाज़ें सुनता हूँ। अगर वो बंदर लफ्ज़ों में बोल पाता तो उसकी किसी गुफ्तगू से उसका सुराग लगाया जा सकता था। तुम्हारे इस इल्मुल अब्दान के माहिर उस्ताद का नाम क्या था? वो एक यहूदी था, उसका नाम जाफरी था, जाफरी हेराल्ड। क्या तुम समझते हो कि वो जिंदा होगा? हाँ। मैंने 6 माह के अरसे में उसके अंदर कई तब्दीलियां रूनमा होते देखी थीं। उसके चेहरे से बुढ़ापे की झुर्रियां दूर हो रही थीं। मुझे यकीन है कि वो गैर मामूली जिस्मानी तवानाई की तरफ लौट रहा था। तुम फौलादी दिमाग और हैरत अंगेज याददाश्त के मालिक हो। फिर तुमने इन फार्मूलों को अपने हाफजे में महफूज क्यों नहीं किया? अगर ऐसा करते तो सोमालिया के जंगल में उन फार्मूलों को छुपाने की ज़रूरत न पड़ती। पाशा ने जवाब दिया, टेलीपैथी जानने वालों का दौर है। मुझे अंदेशा था कि कोई ख्याल ख्वानी करने वाला किसी हथकंडे से मेरे अंदर पहुंचेगा तो तमाम फार्मूले पढ़कर नोट कर लेगा। इसलिए मैंने उन्हें ज़ुबानी याद कर लिया। शीतारा थोड़ी देर खामोश रहकर सोचती रही, फिर बोली, जब सोमालिया के जंगल में पारस उन फार्मूलों के 2-2 कागजात तमाम ख्याल ख्वानी करने वालों में तकसीम कर रहा था, तब मैं साबी कमजोरियों का शिकार हो गई थी। मुझे बताओ, वहाँ मेरी अदम मौजूदगी में क्या होता रहा? पाशा ने उसे सोमालिया में पेश आने वाले वाक़यात तफसील से सुनाए। शीतारा ने तमाम रुदात सुनने के बाद कहा, वो फार्मूले 12 अदद कागजात पर तहरीर किए गए थे, जिनमें से 2 पारस ने जला दिए थे, बाकी 10 अदद यहूदी ले गए। क्या वो कागजात बिल्कुल दुरुस्त हैं? पारस ने फ्रॉड नहीं किया था। पारस ने असल फार्मूला अपने पास रखा था, उसकी नकल मुझसे लिखवाई थी और मैंने लिखते वक्त फार्मूलों में कोई तब्दीली नहीं की थी। वही कागजात यहूदी ले गए थे। तुम कैसे कहते हो कि तुमने कोई तब्दीली नहीं की? उन दिनों तुम बारबरा के मामूल और ताबेदार थे। शायद बारबरा ने पारस की हदायत पर तुम्हें गायब दिमाग बनाकर तब्दीलियां की हों। पाशा ने कहा, अगर ऐसा किया गया होगा तो मैं नहीं जानता। मैं तो वाकई मामूल बना हुआ था। अगर मैं फार्मूला के वो 10 कागजात यहूदियों से छीन लूँ तो तुम हाजिर दिमागी से उन्हें पढ़कर मालूम कर सकते हो कि उनमें कहाँ कहाँ तब्दीलियाँ की गई हैं। हाँ, मैं मालूम कर लूँगा। अगरचे दुआओं के नाम भूल चुका हूँ, लेकिन तसलसल से पढ़ता रहूँगा तो भूली हुई दुआएं याद आ जाएंगी। शीतारा ने दिल ही दिल में अहद किया कि वह 10 अदद कागजात ज़रूर हासिल करने की कोशिश करेगी। फिर उसने पूछा, उन 10 कागजात के हसूल के बाद उन 2 कागजात की कमी रहेगी जिन्हें पारस ने जला दिया है। क्या तुम अपने हाफजे पर जोर डालकर उन 2 कागजात की दुआओं के नाम और उनकी तरकीब लिख सकते हो? नहीं, ये बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। क्या उन 10 कागजात से कुछ फ़ायदा उठाया जा सकता है? हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। उन 10 कागजात में जो दुआएं
इंजेक्शन और तरकीब इस्तेमाल की तफसीलात लिखी हुई हैं। उनसे कुव्वत समात व बसारत हासिल की जा सकती हैं। पाशा, तुमने दिल खुश कर दिया। मैं उन कागजात को हासिल करने के लिए जी जान की बाजी लगा दूंगी। दोनों थोड़ी देर तक खामोश रहे। फिर शी तारा ने कहा, तुम ये बात अपने अंदर नक्श कर लो कि मेरे मामूल और ताबेदार हो। अब जो अहकामात सादिर कर रही हूँ तुम उनकी तामील बेख्तियार करते रहोगे। उसने अहकामात की तामील का वादा किया। वो बोली, तुम मेरी इजाज़त के बगैर अपनी गैर मामूली कुव्वतों का इजहार नहीं करोगे। तुम अपनी ताकत उसी हद तक इस्तेमाल करोगे जितनी कि अपने बचाव के लिए लाजमी होगी। वो बोला, मैं सिर्फ अपनी हिफाजत की हद तक अपनी कुव्वतों का इस्तेमाल करूंगा। तुम किसी को अपना असल नाम नहीं बताओगे, अपनी असल शक्ल सूरत में नहीं रहोगे, अपनी सलाहियतों का इजहार इस तरह नहीं करोगे कि दुश्मन तुम्हें पाशा की हैसियत से पहचान ले। वो हुक्म का बंदा था, उसने बंदगी का वादा कर लिया। वो बोली, तुम तनवीमी नींद के बाद भूल जाओगे कि तुम पर अमल किया गया था। तुम लाइल्मी में मेरे ताबेदार रहा करोगे, मैं लाइल्मी में तुम्हारा ताबेदार रहा करूंगा। तुम नींद से बेदार होने के बाद बानो शहनाज को छोटी बहन समझोगे और उसके किसी मामले में मुदाखलत नहीं करोगे, बल्कि उसकी हर बात मान लिया करोगे। मैं बानो शहनाज को छोटी बहन समझकर उसकी हर बात मान लिया करूंगा। मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, 4 घंटे तक गहरी नींद सोते रहो, फिर बेदार हो जाओ। पाशा की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गईं। वो गहरी नींद में डूबता चला गया। शी तारा उस कमरे से निकलकर बाहर आ गई, दरवाजे को आहिस्तगी से बंद कर दिया, फिर ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। सोफे की पुश्ते से टेक लगाकर बड़ी देर तक आंखें बंद किए सोचती रही। आइंदा बहुत से मंसूबे और मसाइल थे जिनसे निपटना था। एसाबी कमजोरी के बायस उसने कई दिनों से अपनी किसी डमी से रब्ता नहीं किया था। उन तमाम डमियों के जरिए बहुत से नए हालात और वाक़यात मालूम होने वाले थे